रंजीत सिंह का कोई फॉलोअर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे रंजीत सिंह की इस बात पे फख्र है कि उसने बादशाह मस्जिद में घोड़े बांधे, और महमूद गजनवी का हर फॉलोअर इस बात पे फख्र करता है कि उसने मंदिर तोड़ा था। 120 साल बाद वो पुल टूटा। टूटा भी क्या है, एक पिलर गायब हुआ है सर, टूटा नहीं है, सिर्फ एक पिलर उसका गायब हुआ है। इट्स बीन अ 1 ईयर। कोयटा से ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन मच से चल रही है, आप एक पिलर नहीं खड़ा कर सकते। रेलवे के वो ऑफिसर गए, उनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, वो जायजा लेने के, ऐसे हल्की सी कनियां पड़ रही हैं, बूंदाबांदी हो रही है, एक बंदा पीछे छतरी लेके खड़ा है और वो ऐसे करके इंजीनियर साहब पुल का जायजा ले रहे हैं यूं। सर आप छतरी तो खुद पकड़ लें, आप खड़ा करेंगे पुल? मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, मैं मेन स्ट्रीम में काम करता हूँ, मैं बड़े चैनल्स में काम करता हूँ, मैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हूँ। भाई कास्ट सिस्टम है, आप अगर ए कैटेगरी के एक्टर है ना तो उस टेबल पे बैठे, वो हैं तो वहां जाएं। अगर आप इसके साथ बैठने लग गए तो लोग आपको जज करेंगे। But this is happening. ये सब करते हैं। उधर शूट हो रहा है, एक्टर ने अपने आप को होटल के कमरे में बंद किया हुआ है कि पहले मेरे पैसे दो। जो पुराने एक्टर्स हैं वो मौके पे ही पैसे लेके जाते हैं, तो जो ऐसे करते हैं उनको ये पैसे दे देते हैं। जिसका 10 लाख है ना वो निकल जाएगा, जिसके 10,000 है वो नहीं निकलेंगे। पानी नहीं देते साफ, एक्टर के लिए मिनरल वाटर आएगा, वो भी बड़े एक्टर के, छोटे एक्टर को। Have you ever thought of leaving Pakistan? यार मेरे जैसा आदमी कहाँ रहेगा? अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कहते हैं असल में यार हम पहले ठीक थे, फिर हिंदुओं के साथ रह के। ओ भाई आप राजपूत है, आप जट है, आप हिंदुओं के साथ रह के नहीं, आप कन्वर्ट हुए हैं। एक सर्टेन टाइम पे आके आपने रिलीजन बदला है। अब जो मैं कोर्स का बता रहा था कि जिस तरीके की हमें किताबें पढ़ाई जाती थी उसमें हिंदुओं के मुतल्लिक इतने पैथेटिक वर्ड्स थे, आज मुझे एम्बैरेसमेंट होती है। हमने अपनी हुकूमतें खुद मुंतखब नहीं की। अगर किसी को भी इस पे बहस करनी है मेरे साथ, हम पूरा दिन पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी है क्या? ये हम बना के बैठे हुए हैं एनडीएमए। हर जलजले और सैलाब पे ना वो फकीरों की तरह इमदाद मांगता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ड्रामे में वो आते हैं और लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हमने आपको ड्रामा में देखा है। और नॉर्मली हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं कि कौन गेस्ट आ रहा है, क्या उससे बात करें, बट आज आई डिसाइडेड कि यार कोई रिसर्च नहीं करनी, विल जस्ट डू अ गपशप। दिस इज़ अ सेकंड आई थिंक मीटिंग। थैंक यू सो मच आदिल भाई फॉर कमिंग ऑन अ वेरी लास्ट नोटिस एज वेल। नहीं अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत शुक्रिया यार, आपने बुलाया, और आपका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया आपने रिसर्च ही नहीं की। रिसर्च करते तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है। आपको पता है गूगल पे मेरी नेटवर्थ भी मेंशन है, वो है नहीं। ठीक है, सो हाँ ठीक है, गुड है। नहीं, आपका काम तो हम ज़ाहिर है आई थिंक पिछले 4-5 सालों से डिजिटल पे और स्पेशली परिजात के बाद तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गए हैं। सो हाउस लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गुड, और फेम आने के बाद ये है कि चीज़ें थोड़ी और अच्छी हो गई हैं। अब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विस मिल जाती है। सही। और बिल अभी भी लेते हैं या बिल? यार इखलाकन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सही। नहीं, हाँ बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं बिल की क्या जरूरत है, बस ऐसे ही ठीक है। सही। लेकिन वो फिर आपको पता है कि वो उल्टा लॉस हो जाता है, आपको ज़्यादा टिप देनी पड़ती है। भले मैं इतने कमा के नहीं आ रहा, बट दे अज्यूम के यार ये तो अब मशहूर हो चुका है और ये शायद अब सेलिब्रिटी बन गया तो ये तो पैसे भी ज़्यादा दे के जाएगा। सही। तो आई थिंक मिक्स है, लेकिन अच्छा है। हमारे लोग, मुझे अब ये भी होता है कि अक्सर औकात कहा जाता है ना कि जैसे आर्ट या आर्टिस्ट के लिए शायद उस तरीके की स्पेस है नहीं, बट व्हेन आई सी पीपल लव आर्ट, इतना प्यार, मतलब ये मुझे नहीं, मैं बाकियों को देख रहा हूँ तो मैं तो बिल्कुल एक अदना सा आदमी हूँ जिसको 2-4 लोगों ने पहचानना शुरू किया है, जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनको कितना प्यार मिलता है लोगों की तरफ से व्हेन दे एक्चुअली गो इनटू द पीपल, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो डू यू थिंक ये लाहौर और कराची का भी कुछ इसमें वो है कि पीपल आर अ बिट मोर इनटू दिस होल सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड? आई थिंक नहीं, सिटी वाइज तो नहीं है इतना मैं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि मैं खुद चूँकि बलूचिस्तान से हूँ, तो मैंने कभी बलूचिस्तान में किसी को इस तरीके से नहीं देखा कि वो किसी एक्टर के पीछे भाग रहे हों या उसके साथ जाके, और पर्टिकुलरली मर्द, मतलब मर्दों में तो फिर ये भी है ना कि वो किसी के फ़ैन नहीं होते, वो खुद भी फ़ैन है, ठीक है, तो उन्होंने क्या मतलब किसी का फ़ैन होना है, वो तो अपने उसमें रहते हैं। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि मैं गडानी बैठा हुआ था और मैं वो बीच पे अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के, पीछे जो है ना वो सारा बलूचिस्तान के साहिलों से आते हुए एक होटल था, और मैंने वहाँ जाके
तो बस मैं रात को लेट गया और खाना आया और वहीं ऑलमोस्ट लेटे लेटे ही मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद वेटर्स और जितना वहाँ का वो अमला था वो सारा इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा हम आपको बड़ी देर से देख रहे थे, पर हमने कहा पहले खाना खाएं। तो एक तो मुझे ये बात उनकी बड़ी अच्छी ये लगी यहाँ नहीं कि मिलेगी आपको, आई थिंक। यहाँ तो आप कॉफ़ी शॉफ़ी कर रहे होते हैं तो फ़ौरन ही। हाँ, यहाँ पे या किसी और जगह पे लोगों को थोड़ी जल्दी होती है कि यार हमसे जल्दी से सेल्फी लेने, बस इतनी सी तो बात है। हाँ, ठीक है, इसमें इतना क्या है, और आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी जो भी बातचीत चल रही है उसको मंगाएं। तो मुझे बलूचिस्तान में फिर सिंध में, मतलब चूंकि मैं फिरता रहता हूँ, तो मैं इंटीरियर में देख के वो चले, खैर टिकटॉक आ गई भी है तो मेरी क्लिप्स बहुत सारी जो थी वो शायरी वगैरह की वो टिकटॉक पे चलती थी, तो वो आम लोगों ने देखी हैं। बट बात सिर्फ देखने की नहीं है, दे एक्चुअली शोड अ रिस्पेक्ट और प्यार भी दिया उन्होंने। तो वो चीज़ बड़ी मज़ेदार है। उसमें आई थिंक सिटी की बात नहीं है, शायद क्लास की बात ज़रूर हो सकती है कि जब हम थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, हम थोड़े से ज़रा अपर क्लास में आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं क्योंकि फिर सेल्फी भी एक चेक बॉक्स होता है ना बस। तो वहाँ एक जेन्युइन आई थिंक आपको उन इलाकों में थोड़ा सा। सो थोड़ा सा भी आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का। रिसर्च मैंने उस तरह नहीं की, लेकिन काफ़ी अर्से से जब मैं सुन रहा हूँ तो आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू टॉकिंग बलूचिस्तान का सारा। बट आप बलोची हैं या, बिकॉज अक्सर लोगों के ना नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे कि यार लगते तो आप पंजाबी हैं, या आपकी फैमिली दोनों साइड से है, या यू लाइक प्योरली अ बलोच? नहीं, बलोच तो मैं नहीं हूँ। ओके। ये भी चूंकि वही बात है कि हमारे चूंकि राब्ते इतने नहीं हैं और हम पाकिस्तानी ट्रैवल को इतना प्रेफर भी नहीं करते कि हम दूसरे सूबों में जाएं और देखें। टीवी से ही हमें जो कुछ पता चल रहा है तो हम उसी पे ज़्यादा जो है ना वो इक्तफा करते हैं। सो बलूचिस्तान एक बहुत मिक्स पॉपुलेशन का प्रोविंस है, जिसमें एक बड़ी आबादी बलूचों की है, उसके बाद पठान है, देन बरावी हैं, सही। फिर सराइकी हैं, सिंधी हैं, हज़ारा हैं, और ये सब एथनिकली डिफरेंट लोग हैं। यानी बरावी और बलोच हम आमतौर पे एक में काउंट करते हैं, बट ज़ाहिर है दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो दो डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं। उसके बाद आते हैं पंजाबी, जिनको सेटलर्स कहा जाता है। तो पंजाबी और कश्मीरी जो तकरीबन 100-150 साल पहले वहाँ जाके आबाद हुए, एंड हिंदूज़ हैं सही। जो सबसे पुराने, ठीक बलोचों से भी पुराने। ठीक है, बलोच भी एक टाइम पे बलोचिस्तान में आए, हिंदू उससे भी पहले के रह रहे हैं। सही। रफली क्या कितना पहले के हैं हिंदू? हिंदू तो हज़ारों साल के, और जो वहाँ की प्रॉपर इंडिजिनस जो एक्चुअली लोकल कम्युनिटी ना, आप जब वहाँ जाते हैं, एक बहुत पुराना मंदिर हंगलाज। हाँ, हंगलाज। तो हंगलाज में उसको वो नानी का मंदिर कहते हैं, काली माँ का मंदिर कहते हैं। तो अब वो अगर आप पढ़ने बैठे हैं काली माँ को कि उनकी क्या हिस्ट्री है, मुख्तलिफ हिंदू मत के अंदर मुख्तलिफ देवियों की, और उसमें काली माँ का क्या मकाम है, तो आपको एक टाइम पे तो ऐसा आगे फील होगा कि शायद यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अगर ये इतना पुराना टेम्पल है तो शायद यहाँ से जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन खैर ओरिजिनेट हुआ है या नहीं, कहीं और से हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ पे ज़रूर मौजूद थी। सही। और सिर्फ वो हंगलाज में ही नहीं है, कोयटा के अंदर भी टेम्पल हैं और इलाकों में भी हैं, और हिंदू कम्युनिटी बहुत अरसे से वहाँ पे रह रही है। सही। एंड दे डिडंट कन्वर्ट, बल्कि लास्ट टाइम मैंने कहीं पे पब्लिश तो नहीं की, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है, चलो मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। एक इंडियन मेरा दोस्त बन गया कैलकटा का, और वो चाहता था कि मैं इंडिया एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूँ। तो उसने ना मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी। अब पाकिस्तानी और इंडियन आपस में ज़रा ट्रस्ट का थोड़ा सा मसला है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन एक दूसरे से रब्ता कर रहे हो तो आप किसी को जानते नहीं हो। तो मुझे कह रहा था मुझे अपना पासपोर्ट भेज दो, मुझे अपना आईडी कार्ड भेज दो। तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन फिर वो आप थोड़े से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं कि यार वो भी लेफ़्ट का है, मैं भी थोड़े बहुत लेफ़्ट के ख्यालात रखता हूँ। तो खैर मैंने उसको अपना पासपोर्ट की कॉपी और वो सारा भेज दिया स्कैन करके। उसने मुझे कहा कि मुझे ना तुम्हारा एड्रेस नहीं मिल रहा गूगल पे। सही। तो मुझे बताओ ये यही है। मैंने कहा भैया तुमको पासपोर्ट भेजा ना, पासपोर्ट पे ये एड्रेस, और गूगल मुझे नहीं पता गूगल पे क्यों नहीं है। उसने कहा नहीं देखो एक बार तुम, सही है, हो सकता है बदल गया हो, क्योंकि वो एक हिंदू नेम है ना हमारे एड्रेस में। सही। तो ये बलूचिस्तान कोयटा में जो मेरा घर, अब हम वहाँ नहीं रहते, मेरे कजन्स वगैरह रहते हैं, लेकिन जो हमारा आबाई घर था उसका एड्रेस था हरी चंद स्ट्रीट। सही। ठीक है। तो वो उसने ना मुझे कहा, उसने कहा हरी चंद हो सकता है बदल गया हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, कॉल कर मुझे।
और गूगल भी खोल साथ। सही मैं तुझे आज पूरा कोयटा समझाता हूँ। सही। तो क्योंकि मैंने कहा इसका मैं ट्रस्ट भी कायम कर दूं और इसको मैं थोड़ी सी और इसकी आंखें खोल दूं। हरिजन स्ट्रीट मैंने, और फिर मैंने उसको ऐसे ही बताना शुरू किया। मैंने कहा देख, एक जा रहा है जिसको कहते हैं मेकानगी रोड। ठीक है। मेकानगी रोड के ऊपर गली है हरिचंद स्ट्रीट। हरिचंद स्ट्रीट के इस तरफ है देवदास लाइन और हरिचंद स्ट्रीट के इस तरफ है हकीम असलम स्ट्रीट। मेकानगी रोड 2 सड़कों पे खुलता है आगे जाके, एक है आर्चर और एक है प्रिंस रोड एंड आर्चर रोड। प्रिंस रोड पे आगे 3 सड़कें हैं, गुरदत्त सिंह रोड, मोतीराम रोड, शाविक रोड, और ये तीनों सड़कें पैरेलल जाकर एक सड़क में खुलती हैं जिसको कहते हैं पटेल रोड। पटेल रोड जाके खुलता है जिना रोड पे, जिना रोड से एक्सटेंशन निकलती है स्टीवर्ट रोड। मैं कहा ये होगी इस तरफ, इस तरफ जाएगा तो तुझे आगे मिलेगा मस्जिद रोड। आर्चर रोड खुलता है मस्जिद रोड पे। मस्जिद रोड कभी मंदिर रोड हुआ करता था और यहाँ पे पुराना आर्य समाज के दौर का एक मंदिर भी है। मंदिर के बिल्कुल सामने सड़क का नाम है येट रोड। फिर इसी तरफ आगे चला जाएगा तो तुझे मिलेगा तोलाराम रोड। तो वह हैरान हो गया, उसने कहा कोयटा की ये तमाम सड़कें आज भी इन्हीं लोगों के नाम पे हैं, जो कि अगर आप पार्टीशन से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो शहरों की जो ज़्यादा आबादी थी, वो चाहे लाहौर हो या कोयटा हो, जो बिजनेसेस थे और जो सिटी की आबादी थी वो हिंदू एंड सिख कम्युनिटी थी। उन्हीं के नाम पे सड़कें थी, उन्हीं के नाम पे गलियां थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तब्दील नहीं हुई। वहाँ पर इस तरह की, ये अभी देखें ना, ये नीचे यहाँ पे लक्ष्मी चौक है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है मौलाना जफर अली खान चौक। सारा लाहौर लक्ष्मी चौक कहता है। आप बज़िद्द हैं कि आपने उसको मौलाना जफर अली चौक कहना है, वो सिर्फ बोर्ड पे कहना है। अब आप उसकी तारीख क्यों बदलना चाहते हैं, मतलब मौलाना जफर अली के नाम पे कोई और चौक बना ले, कोई और सड़क बना ले, हमें उससे एतराज़ नहीं है, पर तारीख को क्यों मिटा रहे हैं? बट डू यू थिंक ये, अच्छा ये जो डिबेट है पूरी तारीख चेंज करने की, ज़रा ये दिहाइयों से लोग करते भी आ रहे हैं, अब शायद थोड़ी सी ज़्यादा भी सुनने को आ रही है कि जी आपकी पाक स्टडीज़ सही है नहीं सही, रादर देन गोइंग इनटू दैट। बट अक्सर जो एक चीज़ मैं सोच रहा होता हूँ कॉन्शियसली कि एक है कि आप इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व जाके दौर में आया, एक स्ट्रेटेजिक चेंज आया, उसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, वेदर वो अच्छा बुरा था वो एक अलग है। बट डू यू थिंक ये जो नाम अब इस्लामाबाद में भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि इस तरह की काफ़ी हैं, डू यू थिंक कि ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है या ये बस किसी सरकारी आई डोंट नो क्लर्क ने आके समथिंग ये कर दिया, अब वो बस चली जा रहा है? बिकॉज ये एक फिर जब अगले 10 साल 20 साल बाद ये डिस्कशन होती है तो वो पूरी डिस्कशन और तरह की है। आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन भी होता है और ये पूरी की पूरी अटेम्प्ट होती है आपके दिमागों को बंद करने की, मेरे हिसाब से। नया बना लेने में कोई मसला नहीं है, मतलब आप एक नई सड़क बना लें और आप अपने किसी भी हीरो के नाम रख लें, आप इवॉल्व कर रहे हैं। सही। आपको तारीख को मिटाने की क्या ज़रूरत है? तारीख आप तब मिटाते हैं जब या तो आपको कोई फियर है या आपको एहसास कमतरी है। ठीक है, सड़कों के नाम छोड़ें। मैं आपको बताता हूँ, जब हम पढ़ रहे थे ना स्कूल में, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, अब हमें पढ़ाया इस तरीके से जाता था, 2 कौमी नज़रिया। ठीक है, पाकिस्तान क्यों बना, ये इसके पीछे एक बड़ी लॉन्ग डिबेट हो सकती है जिसमें आप उस दौर की जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वर्ल्ड वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1000 चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट आप क्या प्रेफर करते हैं पढ़ाना? कि 2 कौमें रहती थी, एक थे हिंदू, एक थे मुसलमान, एक का हीरो दूसरे का विलन, उनकी इबादत गाहें, उनकी इमारतें तंग व तारीक, हमारी इबादत गाहें, हमारी इमारतें खुली। और एक तासुर दिया जाता था कि हम बहुत खुले दिल के लोग हैं, हम बड़े कुशादा हैं, हमारी सब चीज़ें परफेक्ट थीं। हम जब आए, अब देखने की जो हम आए का भी कॉन्सेप्ट है भी गलत है। 60 to 70% पॉपुलेशन तो कन्वर्टेड है ना, आप उसका क्या करेंगे? उसको भी आप कह रहे हैं कि हम आए। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कहते हैं असल में यार हम पहले ठीक थे, फिर हिंदुओं के साथ रह के। ओ भाई, आप राजपूत हैं, आप जट हैं, आप हिंदुओं के साथ रह के नहीं, आप कन्वर्ट हुए हैं। एक सर्टेन टाइम पे आके आपने रिलीजन बदला। रिलीजन बदलने का मतलब एथनिसिटी चेंज होना नहीं होता। अरब मुसलमान होने से पहले भी अरब थे, मुसलमान होने के बाद भी अरब है। ईरानियन का भी यही हाल है, तुर्कों का भी यही हाल है। मिस्रियों ने कभी नहीं कहा कि हम लानत भेजते हैं एहराम मिस्र पे और हम जाके इसकी वॉल चॉकिंग करेंगे और गिरा देंगे उसको। दे नेवर डिड इट। उन्होंने उससे टूरिज्म कमाया। यहाँ जिस खित्ते में आप बैठे हैं, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, इसके पास जितना हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि ख़जाना है,
वो उस पार्ट को जिसको आज आप इंडिया कहते हैं उसमें नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ होगा, बट जिसको हम इंडिया कहते हैं ना वो हम हैं। इंडिया वर्ड इंडस से निकला है, इंडस यहाँ बहता है, इंडस के ऊपर आपको गंधारा सिविलाइजेशन मिलती है, इंडस के ऊपर आपको बुद्ध मत मिलता है, इंडस के ऊपर आपको राजा पोरस मिलता है, इंडस के ऊपर आपको मेहरगढ़ मिलता है, इंडस के ऊपर ही आपको फिर मुस्लिम इन्वेजन मिलती है। ये सारी इस रीजन में आ रही है ना, तो आप इस हिस्ट्री को पूरे का पूरा वाइट वॉश कर देंगे तो आप अपने बच्चे को बड़ा एक कमज़ोर आप कह सकते हैं, और एक बड़ा आई थिंक उसका आपने स्केल बड़ा छोटा कर दिया। और यही रीज़न है कि फिर हमने एक ऐसी कौम जवान की हुई है कि जो खिलाड़ियों को, अदाकारों को, किसी को भी जो उसने जज करना है उसका स्केल ही रिलीजन है। लेकिन आपको ये क्या लगता है कि हम लोग अभी, ये भी अगेन एक डिबेट है कि अगर आप अभी किसी जेन ज़ी के बच्चे के पास जाएं और उससे पाकिस्तान के बारे में पूछें, मेरे ख्याल से जितना वो कंफ्यूज है शायद उतना अंग्रेज़ भी मुझे लगता है वो नहीं है, क्योंकि वो घर के अंदर पूरी अंग्रेज़ी बोल रहा है, बाहर वो आके आप जैसे लक्ष्मी चौक जाता है या राजा बाज़ार जाता है, वहाँ उसको समझ ही नहीं आती कि यार मैं किस दुनिया में हूँ। हम लोगों ने उसको, मतलब उसको क्या कहना चाहिए कि हम कैश नहीं करवा सके अपने कल्चर को, उसको हम इतना कूल नहीं बना सके। अभी मुझे याद है मैं एक दफ़ा कतर एयरवेज़ में ट्रैवल कर रहा और उनका एक जैसे कल्चरल डे के ऊपर एक वीडियो थी। अब वो फुटबॉल उन्होंने पहले दिखाई और उस ग्राउंड के अंदर एक घोड़ा आया, उस पर अरबी बैठा हुआ पूरे अपने जुब्बे के अंदर, और पूरा उसने अपना सारा सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी भी और अपना ओल्ड स्कूल जो चीज़ है वो सारे। अब हम लोग कल्चर देखते हैं कि जी या तो ढोल है या आई डोंट नो कबड्डी। अब वो जो नए बच्चे हैं या जेनजीज़ हैं, अब वो लाइक रिलेट कहाँ बेचारे कर पाएंगे? सो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग कौन हैं? उसकी वजह ये है कि जो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया जो दुनिया में होता नहीं है। हम एक नई तारीख बनाने निकल गए। हमने कहा हम एक नया मुल्क बनाते हैं और हम उसकी बिल्कुल नए सिरे से आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। अब वो जो नए सिरे से आइडेंटिटी क्रिएट करना है वो भी आपने कल्चरल ग्राउंड्स पे नहीं की, वो आपने स्टेट के ग्राउंड पे की, यानी रियासती नैरेटिव क्या है। लेकिन आपको लगता है 70 से पहले ठीक था सारा कुछ? नहीं 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 नहीं, ये भी हमारी एक मिसकंसेप्शन है। हम ज़िया को बड़ा ब्लेम करते रहते हैं, ज़िया ने तो जो किया सो किया, पर ज़िया से पहले भी कोई पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। बंगालियों के साथ, बलोचों के साथ, यहाँ केपी में खुदाई खिदमतगारों के साथ उस वक्त भी यही सलूक चला था। फातिमा जिन्ना के साथ कराची में क्या कुछ हो रहा था, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने क्या कुछ फेस किया, ये सब चीज़ें पहले भी चल रही थी। हमने एक बेसलेस यानी बग़ैर किसी बुनियाद के एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की। हमने हर बंदे को कहा कि भाई आज से तुम्हारी ज़बान ये, आज से तुम्हारी तहजीब ये, ठीक है, तुम आज से तुम्हारा मज़हब भी रियासत ने डिफ़ाइन कर दिया। अब वो जड़ें नहीं पकड़ सका। वो जड़ें इसलिए नहीं पकड़ सका क्योंकि आपने ग्राउंड से नहीं उठाया उस चीज़ को, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये 1947 से शुरू हुई, ये बड़ी पहले से हुई है। यानी आप इमेजिन करें कि अंग्रेज़ ने आकर कहा था कि अब सुनी भी बात है, अब मेरे पास कोई उसकी एविडेंस नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ ने कहा था कि जो मुझे पंजाबी का कायदा वापस करेगा ना, यानी जिसमें पंजाबी हरूफ तहज्जी होंगे, उसको मैं 2 रुपये दूंगा। सही। बंदूक वापस करने पर 1 रुपया था। यानी अगर आप हथियार डालते हैं, अंग्रेज़ के साथ सरेंडर करते हैं तो आपको 1 रुपया मिलता है, और अगर आप कहीं से पंजाबी का कायदा, पंजाबी की किताब ढूंढ के ला कर देते हैं तो आपको 2 रुपये मिलते हैं। आपके सारे हीरोज वाइट वॉश कर दिए गए। आप अच्छा, अब वो कर दिए गए किस लेवल पे? रियासती लेवल पे। नीचे आपके लोक गीतों में, आपकी शायरी में, आपके गानों में, आपकी फिल्मों में, आपके थिएटर पर वही चल रहा है जो एक्चुअल है। सो अब बाकी कॉमन ये नहीं। आपने कहा ना कतर में वो घोड़ा भी आया, अरबी भी आया, वो अपना जुब्बा भी पहना। अरबियों ने ये नहीं कहा ना कि यार ये तो ज़माना जहालियत का ड्रेस है, हम मुसलमान हो गए, हम अपना ड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। ये अरबी लैंग्वेज भी ज़माना जहालियत की लैंग्वेज है, हम ये लैंग्वेज भी छोड़ देते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया। वो जो कुछ, ठीक है, आपका रिलीजन चेंज हुआ, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हुई, लेकिन कल्चरली स्ट्रांग था बहुत। कल्चर तो वही रहा ना। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो खाते हैं, हम नहीं खाते, ठीक है। वो उनके रीजन के हिसाब से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो नहीं खाते। वो दफ बजाते हैं, उन्होंने दफ को इस्लाम के बाद भी जारी रखा। यहाँ पे हर दूसरे दिन बहस है कि ढोल बजाना है कि नहीं बजाना, फलानी चीज़ बजानी है कि नहीं बजानी। ये इंस्ट्रूमेंट है ना। वहाँ पे दफ बजता था, यहाँ पे सारंगी बजती है, सितार बजता है, यहाँ बहुत कुछ बजता है क्योंकि ये सिविलाइजेशन और है। तो हम लोग जब वो बात है, एक सेइंग है कि जब आप
जमीन से किसी चीज को पुट के गमले में लगा देंगे ना, तो गमले वाली चीज गमले जितना ही ग्रो करेगी। हमारी जो ये 1947 से अब तक जो हम एक आइडेंटिटी बना रहे हैं वो गमले में लगी हुई है। हमने सबको पहले उर्दू पे लगाया, हमने कहा जी ज़बान ही उर्दू है, आपने पंजाबी भी नहीं बोलनी, पश्तो भी नहीं बोलनी, सिंधी भी नहीं बोलनी, सिर्फ उर्दू बोलनी है। और उर्दू के ऊपर हमने फोकियत दी अंग्रेज़ी को, उर्दू के ऊपर हमने सारा जो है वो सर फारसी है। अब मुझे एक बात बताएं, आप रियाजी पढ़ाते हैं, रियाजी देखें ना, अभी एक मजमून है रियाजी, यहाँ पे किसी को आप क्या समझाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है। रियाजी में उर्दू की इतनी मुश्किल इस्तिलाहात हैं, तकसीमी, बिलहाज तकाते, यूनियन, अब ये किसको याद होगा? वो कहेगा यार मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा मुझे ईजी लग रहा है बोलने में। तो या तो आप उर्दू लैंग्वेज पे उतना काम करते कि वो पेनिट्रेट कर जाती। अब वो काम कैसे होता कि आप सिंधी, पश्तो, बलोची, जो रीजन टू रीजन आप उसको, उन ज़बानों को, उनके कल्चर को, उनकी तहजीब को उर्दू अपने अंदर जम कर लेती। उर्दू ने वो सब कुछ जम करने के बजाय उर्दू ने कहा भाई मुझसे बेहतर ज़बानें हैं अरबी और फ़ारसी। तो हर उर्दू का अदीब और शायर किसी तरीके से एक ख़ास एहसास कमतरी में रहा कि मैंने फ़ारसी के लेवल को टच करना है। फ़ारसी हम यहाँ नहीं बोलते ना, तो हम नहीं बोलते तो फिर हम क्यों उस पर जा रहे हैं, हम क्यों मुकाबला कर रहे हैं? अभी हमारे बड़े दानिश्वर हैं अनवर मकसूद साहब, ठीक है बड़े दानिश्वर हैं, बड़ी ज़िंदगी उन्होंने लिखा है, हमें उनका काम भी पसंद है। वो खुद एक तकरीब में बैठ के कह रहे हैं कि एक ज़माना था जी, वो हवाला उन्होंने खुशबख्श शुजात का दिया, लेकिन एक तंजिया तौर पे उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक ज़माना था जब 8वीं तक फ़ारसी पढ़ाई जाती थी, अब मुझे लग रहा है MA तक सिंधी पढ़ाई जाएगी। तो इस बात का क्या मतलब है? भाई मैंने नहीं पढ़नी फ़ारसी, मैंने सिंधी पढ़नी है। पहले मैं अपनी ज़बान पढ़ लूँ, ठीक है, मुझे मेरी ज़बान में आप समझा दें जो भी समझाना है आपने, उसके बाद मैं जो चाहूँ आप मुझे फ़ारसी भी पढ़ाएं, फ्रेंच भी पढ़ाएं, पोर्चुगीज़ भी पढ़ाएं, रशियन भी पढ़ाएं, तो मेरी चॉइस होनी चाहिए। आपने मुझे मेरी लोकल ज़बान से जब आप एक टकराव करेंगे, हमारी रियासत का यही मसला हुआ ना, हमारे रियासती नैरेटिव का यही मसला हुआ कि वो 3 सूबों में तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, क्योंकि 3 सूबों ने रेजिस्टेंस दिया। सिंध ने, बलूचिस्तान ने और KP ने अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी उस चीज़ को नहीं छोड़ा। पंजाब में सिर्फ अर्बन इन्वायरमेंट में, अभी वो कराची के वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, मशहूर हुए थे अपनी वो ड्रेसिंग श्रेसिंग पे, लगे हुए लोग गालियां दे रहे हैं कि यार ब्यूरोक्रेसी में ऐसे नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी का एक वो होता है। मैंने देखे हैं, मैंने सारी जिंदगी देखी है, मेरे खुद के बड़े दोस्त हैं जिन्होंने CSS किया है, शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी उर्दू बोलते हैं। भाई 70 सालों में क्या दिया उन्होंने? कोई एक इदारा बता दें जो किसी ब्यूरोक्रेट ने चला के दिखा दिया हो, सारे इदारे तो आपके डूबे हुए हैं। सो आप वही कह रहे ना, आपकी बेस ही नहीं है। आपका अंग्रेज ने जो एक मॉडल बनाया था वो यहाँ के वसाइल लूटने के लिए बनाया था, जिसको आप 1947 के बाद जोरों शोर से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले अंग्रेज लूट के ले जाता था सारा पैसा, अब यहाँ वाले लूटते हैं और बाहर ले जाते हैं। बात तो वही है। डू यू थिंक वी आर लाइक अ कंफ्यूज्ड नेशन, आइडियोलॉजिकली, कल्चरली? चलें, नेशन का जो भी एक वो हमारे ना दो हमारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी है और दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है। मसलन मुसलमान एक कौम है, उन्होंने अपना मुल्क अलग बना लिया, ये बात आपको एक जुमले में पढ़ाई जाती है। अगले जुमले में कहा जाता है हम एक हुजूम हैं, हम कौम नहीं बन सके। भैया आप तो कौम थे, अगर आप कौम थे तो फिर आप कैसे कौम नहीं रहे? और अगर आप कौम नहीं थे और आपको ज़बरदस्ती कौम बनाने की कोशिश की गई, गलत ग्राउंड पे बनाई नहीं, लेकिन वो कौम हमें कभी कभार तो नज़र आती है ना पाकिस्तान में, जब क्रिकेट मैच, नहीं इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, अभी PSL के फाइनल के ऊपर हमें पूरी कौम नज़र तो आएगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होना तो क्रिकेट भी एक फ्लॉप स्पोर्ट्स है, ये तो अभी हमने देख लिया ना। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच को भी आप इस तरह, ICC इस तरह ब्रॉडकास्ट करता है, 2 राइवल्स, रवायती हरीफ। यार आप सियासत को पर दो कौमी नजरिया ले आओ ना। फिर वो तो आपको विराट कोहली की पोस्ट लगी होती है और नीचे कमेंट्स में महमूद गजनवी के किस्से चल रहे होते हैं। ये कोई बात है? ये कोई लॉजिक है? हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। सो स्पोर्ट्स है ना, आप स्पोर्ट्स के नाम पे इकट्ठे नहीं होते अभी भी। अगर आप कहेंगे ना कि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है पूरी कौम को इकट्ठा कर लेती, नहीं, वो आप पूरे का पूरा एक पॉलिटिकल, एक क्या कहेंगे उसको, हाइपर नेशनलिज्म बेस्ड एक नैरेटिव बनाते हैं। यार कल इंडिया से मैच है, वर्ल्ड कप हार जाओ, इंडिया से जीत जाओ। वहाँ भी यही हो रहा होता है, इंडिया में भी। मतलब उसका कुनाल का बड़ा अच्छा वो है ना कि अगर पाकिस्तान ना होता तो तू क्या पैट्रियोटिक होता?
ठीक है, अब इंडिया से अगर आप पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट निकाल दें तो क्या रह जाएगा पीछे? अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी नोट की है, मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था, अब हमारे साथ बहुत से इंडियंस थे, जो पेट्रियाटिज़म हमें पाकिस्तानियों में नज़र आता है ना, एक है पेट्रियाटिज़म, एक है तालिबान लेवल का पेट्रियाटिज़म, उसको आई डोंट नो, मैं आजकल वर्ड ढूंढ रहा हूँ कि क्या दिया जाए, बट इंडियंस में वो नहीं है इतना। दे आर अ पेट्रियट, मतलब दे आर लाइक वी आर इंडियंस, ये वो सारा, बट उनमें वो एक्सट्रीमिज़म, मतलब मैं तो अब उसको एक्सट्रीमिज़म कहने लगी हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं कि नहीं जी, अब हमने जो एक डिजिटल अपनी जनरेशन पैदा की है 2008-9 के बाद, एक नैरेटिव कर करके, वो मेरे ख्याल से तालिबान से भी शायद ज़्यादा ख़तरनाक बन भी गई है और बन चुकी है, और आगे पता नहीं उनका क्या होना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा। आई बिलीव कि इंडियंस का जो अपनी लैंड के साथ प्यार है ना, उसकी फिर कोई रीज़न है। और ठीक है, वो भी उसी तरह हमारी तरह ही गालियाँ देते होंगे, उनको भी उसी तरीके के मसाइल हैं, वो भी बिचिंग करते हैं, वो हम सब करते हैं। वहाँ पे स्टेट लेवल ज़्यादा है, लाइक दे आर मोर बंगालीज, दे आर मोर सिंधीज, दे आर मोर पंजाबी। उस चीज़ का वो मान लेते हैं, उस चीज़ का वो फ़ख्र करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका ना बड़ा ग्राउंडेड है, जितना भी है ना उनका बड़ा ग्राउंडेड है अपने मुल्क के साथ, जो भी प्यार है। वो एक ऑर्गेनिक, एक ज़रा बैठा हुआ, एक हमारा बेशक इधर है कि लेकिन उसकी बेस नहीं हुई। आप देखें ना, आप पेशावर के बंदे से, अब पेशावर चले रहने देते हैं, लाहौर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक ज़माने में वो वीडियो भी BBC पे चली थी कि वो सड़क पे खड़े होकर पूछ रहे, आप कभी कोयटा गए? नहीं गए। आप कभी सिंध गए? यार आपके पास नॉलेज ही नहीं है सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स का, आप यहीं बैठ के कह देते हो तबाह है सिंध, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई। हाँ, खा गई होगी, जाके देख तो आओ ना, एक दफ़ा सिंधी से तो मिल आओ। तुम्हें सिंधी से मिलने में, सिंधी से बात करने में क्या मसला है? अपर पंजाब का बंदा साउथ पंजाब तक नहीं जाता। इतना आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, और आपका टोटल वही जो नेशनलिज्म है वो बेस करता है टीवी से, एक ज़माने में रेडियो से, रेडियो के बाद टीवी से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 5th और 6th जनरेशन वॉर से, कि आपको बताया जाता है कि आपने कैसे रिएक्ट करना है अपने मुल्क के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा रीज़न मेरिट नहीं है। अब जो मैं कोर्स का बता रहा था कि जिस तरीके की हमें किताबें पढ़ाई जाती थी, उसमें हिंदुओं के मुतल्लिक इतने पैथेटिक वर्ड्स थे। आज मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि यार हमारे साथ क्लास में भी तो पढ़ते थे बच्चे, वो घर जाके क्या सोचते होंगे। इसी मुल्क में रहते हैं यार, हालांकि वो इस मुल्क के लोकल हैं, आपने उनको एक तो माइनॉरिटी कर दिया अचानक से, एक रात में चलें माइनॉरिटी भी हो गए। कम से कम आप अपना कोर्स, आप अपनी पॉलिसी तो ऐसे बनाएं कि स्टेट ये साबित कर सके कि यार इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। अब ऐसे चूज ना करें। तो वो जो एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पिछले कुछ अर्से में पता चली थी, इंडियन डुअल नेशनल नहीं हो सकता। सही, वाओ। ये अब हो सकता है कोई मेरी करेक्शन कर दे, बट दिस इज सो फार आई हैव हर्ड, इंडियन डुअल नेशनल नहीं हो सकता। अगर आपने इंग्लैंड, US, कनाडा कहीं की नेशनैलिटी लेनी है, आपने छोड़ देनी है। वो हमारे यहाँ कहते हैं वोट का हक दे दो। क्यों? मतलब मुझे इससे होता है, वो ना ओवरसीज बड़ा इस चीज़ पे वो तब खाते हैं, हम ओवरसीज, हम पैसे बेचते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, जिगर आपने मलका का हल्फ उठा लिया ना, डिसाइड आपने कर लिया, बस डिसाइड कर लिया, आप उसको टैक्स दे रहे हो। आप अगर UK इराक पे अटैक कर रहा है, आपके टैक्स मनी से कर रहा है। आपको उसने इतनी इजाज़त ज़रूर दी है कि लंदन की सड़कों पे निकलो, चीखे चूखे मारो, ये क्या हो रहा है फ़लस्तीन के लिए, हम ये वो तो उसका सेकुलरिज्म है ना, वो तो वो सबको बोलने देता है, उसने आपको भी बोलने दिया, क्योंकि आपके बोलने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जहाज़ उसने उड़ाने, बम उसने गिराने, कल को वो हम पे भी बम गिराने आ जाएगा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकोगे। आप वहाँ बैठ के पैसा ही दे रहे होगे। तो ये हमारा अभी तक वही बात है ना कि वहाँ चले जाएंगे, 50 साल वहाँ रहेंगे, वहाँ की नेशनैलिटी भी ले लेंगे, उस जगह को भी ओन नहीं करेंगे। इंग्लैंड में और अमेरिका में इस तरह रहेंगे कि हम तो बस यहाँ कमाने आए हैं, हमने कभी वापस चले जाना है। इससे बेहतर है उसको ओन कर लो। माइग्रेशन की है तो कर लो। लेकिन उसमें ये भी है ना, फिर वो लोग आपको नहीं ओन करते ना फुली। सर जगह बनानी पड़ती है। देखिए आपका अपनी जहाँ जो आपका होम ग्राउंड होता है ना, जो आपका होम ग्राउंड कह रहा हूँ, जो आपका होम टाउन होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे आपने अपना बचपन जवानी गुजारी होती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती कभी भी। आपका वतन वही लेकिन होता है। बाहर आप में ना एक वो पैट्रियोटिज्म ना एक अलग लेवल का आता तो है, क्योंकि आपको बाकी सारे लोग अपनी वतन से प्यार करने वाले मिलते हैं ना। आपको नजर आता है गोरा अपने से कितना प्यार कर रहा है, सिख तो बिल्कुल अपनी, अच्छा सिख पग के साथ ही फिर रहे हैं, ठीक है, और श्रीलंकन्स भी अपनी बोली बोलते हैं, तमिल भी ऐसे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एहसास कमतरीश टाइप नहीं, का। बाहर जाके आपको तमीज आती है ना, आप अपने बबल से बाहर निकलते हैं।
मुताला पाकिस्तान और पीटीवी एंड फिफ्थ जनरेशन के बबल से आप जैसे ही निकलते हैं आप कहते हैं अच्छा दुनिया बड़ी बेहतर जगह है, इंसान बड़े अच्छे से रहता है। सो आपका जैसे ही बबल टूटता है आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब फिर वही वाली बात है कि हमारे बहुत सारी जो यहाँ से क्लास गई है बाहर, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि वो वहाँ पे कोई अच्छा इमेज नहीं रखते। ये आपने गोरों से पूछना है। आप कह रहे थे ना कि यार जगह जो है वो अगले जगह नहीं देते, जगह बनानी पड़ती है, आपने जगह को ओन करना होता है। आप देख लेना जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं कितना कोई एडवेंचर करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना ये वहाँ पे इसलिए रहते हैं कि हमने पैसा कमाना है, पैसा कमा के पीछे भेजना है, मजबूर होते हैं। हमारी वो क्लास ही बेचारी लेबर गई हुई है या वर्किंग क्लास गए हैं, पता नहीं किस तरह पैसा जमा करके यहाँ से वो बाहर जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी पैसा जमा करने में लग जाती है। वो उस जगह को कभी उस तरीके से ओन ही नहीं करते। फिर उनके फियर्स आ जाते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस कि यार हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कहीं अपने मज़हब से अपने कल्चर से दूर तो नहीं हो रहे। तो वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। वही एक्स्ट्रा यहाँ पे करते हुए क्या मसला होता है? वो कहते हैं यहाँ ऑप्शंस नहीं है ना आपके पास। नहीं, यहाँ पर आप अपने कल्चर से क्यों दूर हैं? यहाँ पर जब आप अपने कल्चर पे चलते हैं तो आपको नज़र आता है कि यार मम्मी डैडी तो नहीं कर रहा। वो आप जेन जी की उस वक्त बात कर रहे थे, तो भाई जेन जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जेन जी आपको कॉम्प्लेक्स में देख रही है ना, वो अपने माँ बाप को देख रही है कि इसके माँ बाप पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से अंग्रेज हो जाएं, उनके कपड़े अच्छे हो जाएं, उनकी गाड़ियाँ अच्छी हो जाएं, होटल में जाके खाना खाने की एटिकेट्स उनको आ जाएं। मैं आई डोंट से इट प्राउडली बट मुझे किसी भी एक होटल का मेन्यू नहीं समझ आता। ये नहीं है कि मैं जाता नहीं, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो अच्छी चीज़ तुम लोगों को समझ आती है। अब वो मेरा एक मजाक बन चुका हुआ है कि वो मेरे साथ जाते हैं तो वो जो अच्छे वाले दोस्त हैं मेरे, वो खुद ही मेरे लिए कोई चीज़ ऑर्डर दे देते हैं। वो कहते हैं आपके लिए हमने अच्छी चीज़ दे दी है, चुप करके खा जाए न, वरना वो 10-15 मिनट जो है वो मेरा चेज़ा लगाते हैं कि दें ऑर्डर। अब बात ऑर्डर देने की नहीं है, और ये कोई ऐसी जाहलियत नहीं है कि मेरे सामने आपने मैक्सिकन कुजीन रख दी है या चाइनीज कुजीन रख दी है, मैंने नहीं खाई हुई ना, 2-4 दफ़ा खाऊंगा पता चल जाएगी। इतनी ही बात है ना, 2-4 दफ़ा की बात है, इसमें कॉम्प्लेक्स लेने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ पंजाबी आदमी, मैं हूँ कश्मीरी पठान, और मैं जाऊँ और मैं कहूँ मैंने इटालियन कुजीन खानी है, मैं वेटर से भी इस तरह बात करूँगा, वेटर भी मेरे इलाके का है। हम दोनों इसी इलाके के हैं, यहीं की बोली है, वो भी शाम को जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं भी इस होटल से निकलूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सो वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो अशराफिया है, आई डोंट वांट टू से, बट हमारे ब्यूरोक्रेट्स और बाकी के भी जो इदारों के लोग हैं, इनकी सिर्फ फूंफा है, कारकर्दगी कोई नहीं है। इन्होंने कोई विजन नहीं दिया, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई, ना अदलिया ने, ना फौज ने, ना ब्यूरोक्रेसी ने, कख नहीं किया। फूंफा बहुत है। GOR के बंगले हैं, कैंट की घर हैं, DHA के प्लॉट्स हैं, गाड़ियां हैं, और यही पता है कि मंचूरियन कैसे खाना है और फलानी चीज़ कैसे खानी है, यही है। उसको देख के सारी कौम नीचे कहती है मैंने भी यही बनना है। आपके जो अपर सर्कल के लोग बैठे हुए हैं, अपर सर्कल से मुराद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखें ना, आप मानेंगे कभी एज्यूम ही नहीं कर सकते कि डिप्टी कमिश्नर ने धोती पहनी हो। क्यों नहीं पहन सकता? गर्मी है यार, पहन ले धोती, धोती पहन के दफ्तर चला जाए, इससे क्या होगा? उसकी कमिश्नरी चली जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। तो फिर इतना जोर क्यों है कि मैंने शलवार कमीज और वास्कट ही पहननी है, और अगर पैंट शर्ट पहननी तो ऐसे पहननी, जूते पहनने तो सारा तो अपनी मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। अगर आप इंडिया में देखें जो उनकी अभी भी सरकारी गाड़ी है, वो पुरानी गाड़ी है उनकी अभी तक, मतलब उन्होंने ज़रा वो नहीं लेमोजीन्स और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, बट एक एटलीस्ट उन्होंने, और बड़ा कॉन्शियसली आई थिंक वो उन्होंने एक डिसाइड करके रखा हुआ है कि यार कुछ तो संभाल के रखा जाए। सो पाकिस्तान वो कायदे आज़म की उधर मैरियट में बस खड़ी हुई है, और उसके बाद हमने देखें उन्होंने बहुत कुछ संभाला है। और फिर हमारी वही बात है ना, अब हमने कह दिया शेरवानी। अब मुझे एक बात बताएं, आपके मुल्क में लेट्स से पंजाब और सिंध, 2 गर्म सूबे, कहाँ पहन सकते हैं आप शेरवानी? मतलब शादी के अलावा कहाँ पहन सकते? नहीं पहन सकते। आप शलवार ही पहनेंगे, आप खुली शलवार पहनेंगे, आप पजामा भी नहीं पहन सकते, वो आपको तंग करेगा। या आप धोती पहनेंगे, लुंगी बांधेंगे, जो सदियों से आप बांध रहे थे। अब वो वही वाली बात है, वो अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा मुझे नहीं अच्छी लग रही। मुगल्स के बारे में भी अक्सर औकात मैं ये सोचता हूँ, मेरा मुताला कम है, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब अकबर यहाँ पे लाहौर में रहता होगा, हुमायूं यहाँ पे रहता होगा, और वो जब दूसरों से बात करता होगा किस लैंग्वेज में करता होगा?
मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस भी सीखी होंगी, लोकल इन्वायरमेंट को भी समझा होगा, लोकल क्लाइमेट को भी समझा होगा और उसको अडेप्ट किया होगा, तो वो यहाँ पे रहे होंगे। गोरा जो है ना, वो आया ही यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए था, मतलब वो मुगल्स की तरह यहाँ आके जम तो हुआ नहीं, वो रहा और वो वापस चला गया और एक ऐसी क्लास क्रिएट करके गया जिसकी आखिरी मरते दम तक ख्वाहिश यही है, एक बार गोरा कह दे कि तू भी मेरे ही जैसा है, हमें मलका के महल में पहुंच जाए, हमें टैंगो डांस आ जाए। एंड अगेन ये भी अगर हम वैसे सीखना चाहें ना, मतलब चाइनीज डांस आप सीखें, रशियन डांस आप सीखें, कुछ भी आप सीखें, अगर वैसे सीखना चाहें तो क्या ही अच्छी बात हो। आप वैसे नहीं सीखते। अब मैं आपको एक और इसी पे बात चल रही है तो हमारा बुग़्ज़ देखें। जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की है, जिन्होंने अंग्रेज़ को मारा है, उसमें से कोई बंदा हमारे निसाब में शामिल नहीं है। जिन्होंने मारा है, वो चाहे राय अहमद खान खरल हो, वो चाहे भगत सिंह हो, या 1857 की जंग आज़ादी के, या जिसको म्यूटनी कहते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम अपना हीरो मानते हो। हमने अपने हीरो भी वो रखने हैं क्योंकि अंग्रेज़ ने एक नैरेटिव दिया था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हिंदू ने किया तुम्हारा, जिस पे तुम 800 साल से रूल कर रहे थे ना, वो है असल विलन तुम्हारा। रूल भी हम कर रहे थे, विलन भी वो हो गया। आज आपके इस लाहौर शहर में वो भगत सिंह का ताल्लुक यहाँ से था, रंजीत सिंह का ताल्लुक यहाँ से था। एक जगह बता दे जो आपके उनके नाम पे हो। नाम पे तो छोड़ें, आप तो उनका नाम बर्दाश्त नहीं होता आपसे, तो आप किसके मुहाफिज बने हुए हैं? आप अंग्रेज़ के मुहाफिज बने हुए हैं ना। अभी तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बात नहीं होने दे रहे। मतलब अंग्रेज़ ने कहा, हमें बचपन से बताते हैं अंग्रेज़ तिजारत करने आए थे, ठीक है। ये बात बल्कि मैं आने से पहले भी सोचा था कि मैं आपकी पॉडकास्ट में ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बड़ा अरसा हो गया मैं अपना कंटेंट ही नहीं बना रहा, पैसा कमाने में ऐसा मसरूफ़ हो गया, महंगाई इतनी हो गई है। अंग्रेज़ तिजारत करने आया था और हम पे काबिज़ हो गया, ये बात हमें पता है। उसके बावजूद हम बज़िद हैं कि हमने तिजारत करनी है अंग्रेज़ से। क्यों करनी? आप यूएस से, अभी पिछले दिनों खान साहब भी कह रहे थे, हम यूएस से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, हमारा बेस्ट सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो यूएस के साथ है, टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है, मेडिसिन वहाँ से आती है, ब्ला 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 ब्ला। आपके दो हमसाए हैं, ईरान और इंडिया, और मैं आपके फोरम से चैलेंज करने को तैयार हूँ, आप ये दो सरहदें खोल दें, आप इन दो मुल्कों के साथ ट्रेड शुरू कर दें, आपकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप ना इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ना आप ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते। एक को आपने हिंदू कह दिया, एक को आपने शिया कह दिया। आप अपने हमसायों से तो पहले ट्रेड करें, उनके साथ तो मामला तय करें। आपको वो 7 समंदर पार जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वारसीन हैं, वर्सा हैं, उनके साथ आपको ट्रेड करने का शौक है। उसमें ये भी तो है ना थोड़ा सा कि वो जिस स्ट्रेटेजिकली आपने अलाइंसेस और स्ट्रेटेजिकली पोजिशनिंग आपने करनी है, हमने नहीं करनी। जब हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिकली, हमने नहीं, 1% अशराफिया ने जो 1947 से हम पर इम्पोज्ड है, हमने अपनी हुकूमतें खुद मुंतखब नहीं की। अगर किसी को भी इस पे बहस करनी है मेरे साथ, हम पूरा दिन पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जमहूरियत के लिए लड़ती है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, उनका तकिया कलाम है ना। 35 साल से सिंध में दूसरी जमात नहीं आपको नज़र आती, इतनी अच्छी है भाई। अगर इतनी अच्छी होती तो आज सिंध में 4 और लोग होते, वो कहते हैं हम भी सियासत करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात आपको नज़र नहीं आती। 35 सालों में ये छोड़ दें मसाइल के, भाई उधर कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये छोड़ दें। कराची में 40 साल से रेंजर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के होते हुए खड़ी है। सारे ऑपरेशंस पीपल्स पार्टी के होते हुए हैं, लोग लापता पीपल्स पार्टी के होते हुए हैं, सब कुछ पीपल्स पार्टी के होते हुए है। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब सिंध का कार्ड खेलना होता है तो वो सिंधी जमात बन जाती है, वो फौरन सिंधियों के नुमाइंदा बन जाते हैं। अपनी पार्टी में उनकी डेमोक्रेसी है ही नहीं। पंजाब तो वैसे ही अंग्रेज़ के दौर से इसको यतीम रखा जा रहा है कि यहाँ हमने किसी सियासी जमात को पनपने नहीं देना। यहाँ अयूब के सपोर्टर्स होंगे, ज़िया के सपोर्टर होंगे, मुशर्रफ के सपोर्टर होंगे, बाजवा साहब के सपोर्टर होंगे, अब हाफिज़ साहब के सपोर्टर होंगे। पंजाब आपका जब भी कंट्रोल होगा, यहाँ पे वही सियासी जमात आएगी जो वफाक के साथ, वफाक से मुराद एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय करेगी। बलूचिस्तान है ही नहीं, वहाँ पे कौन सी जमहूरियत है भाई। ट्राइबल बेसिस के ऊपर वोट मिलते हैं, बरादरी के ऊपर वोट मिलता है। एक कम्युनिटी एक जगह आबाद है, वो अपने सरदार को सिलेक्ट कर लेती है।
देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। अब आ गया केपी, जिसमें अब हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और हमने थोड़ी बहुत हुकूमतों की तब्दीली देखी है वहाँ पे भी। तो वो आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यार केपी में कभी एएनपी थी, कभी जमीयत थी, कभी पीटीआई है। लेकिन अगर उसको भी आप देखें, जमीयत मुशर्रफ लेकर आई, किस लिए? क्योंकि आपने एएनपी के नैरेटिव से लड़ना था। पूरा एमएमए वाला। जी, पूरा एमएमए आपने बनाया, वो वहाँ के, और फिर क्या हाल हुआ केपी का वो भी हमने देखा, और उसके बाद पीटीआई को किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने पुश किया वो भी हमने देखा। तो ये आप अवामी लोगों को सियासत करने कहाँ देते हैं? ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। 1% की अशराफिया आती है और वो आगे कहती है इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान दैट वी शुड बी इन द अमेरिकन अलाय। लेकिन मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये हम बहुत एज अ नाइव वो के नहीं सोच रहे कि ये शायद चेंज हो जाएगा। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सो आपको इसी के अंदर ही अपने आप को प्लेस करना है। अब बहुत से लोग, अभी एक डिबेट है, आज में कल मैं खान साहब का कोई देख रहा तो वो वही बाजा साहब के जी मेरी फ़ोन हो रहे हैं, ये वो पूरी दुनिया में होता है। मतलब दिस इज़ नॉट अगेन वो शायद नहीं निकलती चीज़ें, वो प्रॉबली एक अनप्रेसिडेंटेड है, बट होता तो है। दिस इज़ मतलब आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, आप अगली सदी में जाएंगे। मतलब दिस इज़ आप ये कहना कि जी बहुत ही कोई आप एक खुलफ़ा राशिदीन या पता नहीं कोई और ऐसा निज़ाम आपको ले आएंगे कि जी जिसमें एक जो है वो कुछ, मतलब दिस इज़ लाइक हाउ। सो मुझे ये नहीं समझ आती तो कि इसका लाइक व्हाट्स द अल्टरनेट। फिर आइडियलिज्म की तो बात नहीं है, ठीक है, आइडियलिज्म की बात नहीं, लेकिन आप बीच तो रखें ना। आप एक प्रोसेस, मतलब कुछ एक प्रोसेस तो फॉलो करें ना, कि आप कहते हैं अच्छा यार यहाँ से आज हम शुरू करते हैं, 100 साल बाद हम कहीं पहुँच जाएंगे। वो तो वही किबला ही जब आपका एक आप वरना तो वो 360 में आंसर है। इसलिए हम अमेरिका के अलायंस होंगे ये तय किया था अयूब खान साहब ने, ठीक है, और उसकी वजह ये थी कि चाइना में कम्युनिस्ट आ गए, वो हम पे कब्जा कर लेंगे, और इंडिया जो है वो, और इंडिया तो वैसे कम्युनिस्ट ब्लॉक में है, और पीछे रशिया गर्म पानियों पे आना चाहता है। ये किसने आपसे कहा? नहीं कहा। अगर रशिया ने आना होता तो वो आ जाता, और अगर रशिया आ भी जाता तो क्या होता? मिसाल है वो, जैसे रशिया ने तो अभी कहा कि हम सीपैक में आना चाहते हैं, तो मैंने कहा अब तो वो खुद कह रहा है कि मैंने गर्म पानियों तक जो है सर आएंगे ना, अब आपकी मजबूरी, आप अपने रीजन में से एक बंदे को, यानी आपका हमसाया है रशिया, 8 किलोमीटर की पट्टी है वो खान की, वो निकालें तो आप जाके पीछे तुर्कमानिस्तान के साथ लगते हैं। ये बैठा हुआ रशिया, आप कहते हैं हमने इसके साथ दोस्ती नहीं करनी, हम वो दूर जाके अमेरिका के साथ दोस्ती करेंगे। ये बात किसने तय की? ये बात तय की जनरल अयूब ने। अयूब का अपना रिकॉर्ड तो निकाल के देखें, वो आर्मी चीफ बनने का अहल नहीं था। आप जिसको फाउंडर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिन्ना साहब को, उनके शकूक व शुबहात थे। उन्होंने अयूब खान को कहा था कि यार तुम्हारा क्या काम है, तुम ज़रा साइड हो जाओ। वो किस तरह प्रमोट होकर चीफ बना, चीफ बन के उसने मार्शल लॉ लगाया। लोगों ने कहा क्या बात है, कैनेडी को ऐसे थपकी देता था। और वो चीज़ें अब तक इंडोर्स होती हैं। यानी पीपल्स पार्टी वालों को तो आपने जब भी ताना देना होता है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो पीटीआई के लोग कह रहे थे वो डैडी कहता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो डैडी कहता था। लाहौर के जलसे में इमरान खान साहब ने अयूब खान की पूरी प्रेजेंटेशन चलाई, एक डिक्टेटर की। भाई उसके दौर, उसका 10 साला दौर निकाल दें तो आपको बंगाल तकसीम ना करना पड़ता। बंगाल आपसे इसीलिए कट के अलग हो गया कि अयूब खान का 10 साला दौर था, जिसमें आपने ना तो शेख मुजीब को, ना बंगाली नेशन को, ना फातिमा जिन्ना को, ना पूरे वो तमाम लोग ही जो बेचारे पाकिस्तान बनाने के मिशन में शामिल हुए थे, उन सबको साइड लाइन किया गया। लेकिन वो हमने अयूब को साइड पे कर दिया। अयूब के दौर में आपने अपने 3 दरियाओं का फैसला किया कि वो भारत को दिए जाएंगे। क्यों? अयूब को यह हक किसने दिया था? वो खुद एक डिक्टेटर था भाई। उसके बाद अयूब गया, 4 साल की आपने डेमोक्रेसी देखी, जिसको आप बड़ा डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करते हैं, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। मुझे बताएं 71 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख मुजीब का मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता, बंगाल बनने के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद, तो क्या भुट्टो जीतता? वो आपने उसको उस वक्त स्टैब्लिशमेंट को शेख मुजीब नहीं चाहिए था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहिए था। आपने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारा लीडर। वो साहब गए तो ज़िया आ गए, ज़िया गया तो एक नया स्टील वालों का लड़का तैयार कर लिया था उन्होंने कि ये अब अगले 30-40 साल जो है वो चलेगा। तो इस तरह की फाउंडेशन के साथ आप कैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं? लेकिन अब उसमें फिर ये भी नहीं है कि अभी जैसे बाजवा साहब का भी, वो जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि मैं अगर लोगों को बता दूं
कि मेरे पास जौन सी इन्फॉर्मेशन थी इमरान खान के बारे में और वो मुल्क को कैसे तबाह करना चाहते थे वो, तो मैंने अपने आप को कुर्बान किया है। अब वो वही है कि अब हाइंडसाइट में अगर उस तरह आप देखें कि उस ज़माने का वो बेस्ट डिसीजन था। अगेन ये नैरेटिव है, आई एम नॉट सेइंग आई एम सपोर्टिंग है कुछ। अब ज़िया ने तालिबान को सपोर्ट किया तो क्या अब अगेन उस टाइम जो जर्नैल पॉलिटिशियन सारे बैठे हुए थे वो लाइक यार इस टाइम का दिस वाज द परफेक्ट डिसीजन। अब अगेन वो तारीख जो है, ठीक है, अगर वो आप कहते हैं ना कि उस टाइम का वो बेस्ट डिसीजन था, वो लिया किसने था? वो एक डिक्टेटर ने लिया था जिसने झूठ बोला था। ज़िया-उल-हक ने कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शन करवाऊंगा। इलेक्शन करवाता, एक गवर्नमेंट लेकर आता, वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती। भाई मैंने रशियन ब्लॉक में जाना है या मैंने अमेरिकन ब्लॉक में जाना है, ये फैसला मैं कर लूंगा ना। मुझे भी इतनी अकल है, मुझे आप मुताला पाकिस्तान पढ़ा ही रहे हैं ना, ऐसी दकियानूसी किताब के बाद भी आपने भी फैसला करना है। परवेज़ मुशर्रफ के जो 9 साल का इक़्तिदार रहा, इट्स सो अनफॉर्चुनेट। मैं फिर वापस आऊँगा दोबारा से, अनवर मकसूद साहब और जैसे बहुत सारे और दानिश्वर, एक लफ्ज़ नहीं बोला कोई, एक लफ्ज़ 9 साल। क्यों? क्योंकि वो लिबरल था, शराब शुरू पीता था, पार्टी उल्टी कराता था, गंदे सुर लगा लेता था हामिद अली खान के साथ। आपने कहा ये डिक्टेटर अच्छा है, ज़िया बहुत बुरा था। जो कुछ आज हम फेस कर रहे हैं, यानी जो लोग मेजर और कर्नल थे ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो अब रिटायर हो रहे हैं। वही लॉट है जिसने पिछले 25 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ठीक है, हम बात ही नहीं करते, हम कहते हैं बेस्ट। अब देखें ना, बाजवा साहब ने बड़े आराम से कह दिया मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ओ भाई, तुम एक्सटेंशन क्यों ली तुमने? तुम पहले अपना हिसाब तो दो ना। एक तो हमारे जहन में ये भी बड़ा वो है ना, हमने कसम खा ली है कि हमने डिबेट ही नहीं करनी। मतलब पीएमए से निकलते हैं ना ये सारे। पीएमए में ऐसा क्या सिखाया जा रहा है कि ये पीटीसीएल भी चला लेते हैं, वापडा भी चला लेते हैं। एक ज़माना होता था हम कहते थे सिर्फ फौज एक इदारा है, बाकी सारे इदारे देख लो। तो बाकी सारे इदारे भी यही चला रहे हैं। अब किसको दोष देंगे आप? तो जिसका जो काम है पहले वो उसका हिसाब करें। बाजवा साहब हमें ये ना बताएंगे उनके पास खान की क्या इतलात थी, तो बता देते। किसने रोका था इनको? चीफ थे ना। कार्रवाई करते कोई? क्या कार्रवाई की उन्होंने? अव्वल तो उनका तो मैंडेट ही नहीं है कार्रवाई करना। ये उनका मैंडेट ही नहीं था कि वो खान के मातहत थे। अब मैंने टेक्निकली क्या, मैं तो इस चीज़ का मानता हूँ। और अभी भी हमारे मौजूदा, अभी हमारी रवायात नहीं है, हम गुजरे हुए चीफ का ज़्यादा बातें करते हैं। अभी जो मौजूदा चीफ हैं हाफिज साहब, वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। और ये बात उनको समझनी चाहिए और ये बात पूरे इदारे को समझनी चाहिए। लेकिन इदारा इतना पावरफुल है, वो मानता नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने ना ये कुछ खान साहब के पहले साल में दौरे हुकूमत में ये कहा था कि ये जो एक पेज की गर्दान है ये हटा दें, कि सिविल और मिलिट्री एक पेज पे। मिलिट्री और सिविल एक पेज पे नहीं होते। सिविल होता है, पेज ही एक है। सिविल, मिलिट्री एक इदारा है, जैसे डाकखाना एक इदारा है, जैसे रेलवे एक इदारा है। बस वो इदारा है आपके पूरे मुल्क से ज़्यादा पावरफुल हुआ हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास आपकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। अब मैं इतना भौंक रहा हूँ, मेरी भी होगी ऑडियो वीडियो, मतलब मिसाल है, बना सकते हैं ना, बना लेंगे ना। ये कैलिबर रह गया किसी को भी हटाने का, बनाने का, कि आप उसकी ऑडियो निकाल देंगे, आप उसकी वीडियो निकाल देंगे। ये नहीं है। आपको इन दी एंड प्रोसेस फॉलो करना है। और ये जो सियासतदान है ना, अब ये देख लें, हमारी 1 साल से पीडीएम आके बैठी हुई है। इनको सारी उन बातों से तकलीफ थी जो आज ही खुद कर रहे हैं। खुद सब वही काम कर रहे हैं। तो यार फिर आपको यही मसला है ना कि खान साहब को भी ये तकलीफ नहीं है कि IMF क्यों पैसे बढ़ा रहा है। उनको सिर्फ ये तकलीफ है कि मैं क्यों नहीं कुर्सी पे बैठा हुआ। और पीडीएम को भी यही तकलीफ है कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। इन दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि यार बहुत हालात ख़राब हो गए, ये गोल्फ क्लब के पैसे तो ख़त्म करो ना। ये जो फार्म हाउसेज हम देते हैं रिटायर होने पे, 1-1 अरब का आपको, ये ज़रई ज़मीन, ये रकबे, भैया वो दौर तो है नहीं ना कि हम जंगे जीत के आ रहे हों, दूसरे ममालिक को लूट के आ रहे हों कि आप माले गनीमत बांटते जाएं। कहाँ से? अभी हम लोग जैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो अब ये सोचने लग गया हूँ, डू यू थिंक के डेमोक्रेसी इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी है क्या? हाँ, हमें देखें, डेमोक्रेसी इटसेल्फ ना थोड़ी सी वो वाली चीज़ बन चुकी है वेयर नोबडी एक्चुअली गिव्स शिट अबाउट एनीथिंग। यानी अब जैसे बुश है, वो 5 साल सदर रहा है, उसने दुनिया का जो किया वो निकल गया। यू कांट ब्लेम हिम, अवाम के वोटों से आया था। हालांकि बुश भी अवाम के वोटों से नहीं आया था, वो भी पीछे एक स्टेट का एजेंडा होता है। टोनी ब्लेयर आप देख लें, कितने मुकदमात उस पर, सारा कुछ। पूरी दुनिया ऐसे ही है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पूरी दुनिया ऐसी। लेकिन वो कम से कम अपने लोगों के साथ अच्छे हैं। हमारे वाले तो अपने लोगों के साथ भी अच्छे हैं। डेमोक्रेसी
अनटिल के आप उसको वो जो उसके एक तो डेमोक्रेसी के जो ट्रू प्रिंसिपल्स हैं उसको समझे कि डेमोक्रेसी अगर आपने कहीं पे लानी है तो वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, नंबर 1। यहाँ तो चौधरी साहब ने डिसीजन करना है ना, सर बरादरी पे वोट देते हैं ना, बरादरी पे वोट देते हैं, सेक्ट पे वोट देते हैं। मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी को क्यों वोट दूंगा, मेरा दिमाग खराब है। और उसकी बेस पे आपकी सारी हल्का बंदियाँ हैं। हल्का बंदियों की मेन लड़ाई यही है, ये 4 इलाके शियों के हैं, आप उनको उठा के 8 सुन्नियों के इलाके में डाल देते हो। वो पिटते रहते हैं, यार हमको उनके इलाके में नहीं जाना, हम उनके इलाके में जाएंगे, हमारा नुमाइंदा कभी आ ही नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिर काम हो गया ना। सो बेसिकली ये कि जिसकी ग्राउंड पे जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करें। लेकिन पाकिस्तान में फिर क्या 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 हो सकता है? मतलब अब ईरान है, उसने एक अपना मॉडल, मतलब खिलाफत भी नहीं है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप भी नहीं है, एक अच्छा है, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा जल्द अभी collapse। जो हालात चल रहे हैं, बट होना अगेन चाहिए। उन्होंने एक अपना मॉडल तो बनाया ना। अच्छा बुरा एक अलग बात है, पर उन्होंने अपने मुल्क को देखा, रेवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ों को रखा। एक चीज़ है चाइना है, किसी हद तक उन्होंने फिगर आउट किया हुआ है अपने आप को। इजराइल है, उसको आप देखें कि कोई वो नहीं है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और सारा। डू यू थिंक कि कोई पाकिस्तान में ऐसा टाइम आ सकता है कि लोग सारे एक जगह पे बैठे हैं और ये जो आपका 18वीं सदी 19वीं सदी के जो अंग्रेज़ ने चीज़ें बनाई हुई जी। हैं उनको कचरे में फेंक के उन्होंने कहा लेट्स सिट टुगेदर एंड डू यू थिंक दिस कुड बी द सोल्यूशन? आज का वो ज़माना है कि चैट जीपीटीज और मेटावर्सेस, और उसमें अगर आप 18वीं सदी का एक कानून ले अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए, जो 18वीं सदी के कवानीन को भी हम क्या बोलें, जितने हमारे नवाब हैं, सरदार हैं, चौधरीज़ हैं, मखदूम हैं, ये सब वो हैं जो अंग्रेज़ के दौर में अंग्रेज़ के हामी थे। इन सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो इनको जागीरें मिली। अब यही लोग हैं जो डेमोक्रेसी के नाम पे आ जाते हैं कि मैं शाह महमूद हूँ और ये मेरी बेटी है, ठीक है, इसको वोट दो, मुझे वोट दो, और मुरीदैन वोट दे देते हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी से तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने एक बड़े मिक्स किस्म के रीजन को इकट्ठा करके एक मुल्क बनाया हुआ है, विच इज़ मोर ऑफ अ रंजीत सिंह की जो स्टेट थी। सिंध और बलूचिस्तान उसमें नहीं थे, बट केपी, कश्मीर और पंजाब और उधर का हरियाणा भी था उस वक्त जो हमसे ले लिया गया। तो ये तकरीबन रंजीत सिंह की एक स्टेट थी। उसी को आपने एक नॉर्थ वेस्ट को आपने एक पाकिस्तान बना दिया। सर 4 सूबे, 4 इकाइयाँ, और वो फर्दर डिवाइडेड भी हैं। यानी अब सिंध को आप एक इकाई मानते हैं, सिंध में 2 इकाइयाँ हैं, वहाँ महाजिर भी रहता है, आपने उसको भी इकाई मानना है, हम मानने को तैयार नहीं। साउथ पंजाब में एक लंबी डिबेट है, केपी में हज़ारा डिवीज़न की एक लंबी डिबेट है, एंड सिमिलरली बलूचिस्तान का पूरा नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान इज़ अ पश्तून, ठीक है। उसके नीचे की तरफ साउथ एंड वेस्ट की तरफ बलोच है, बट नॉर्थ की साइड जो है वो सारी पश्तून है। सो आपने बेसिकली जैसे एक बड़ा जिरगा होता है जो इस रीजन के लोगों को सबसे ज़्यादा पंचायती और जिरगा वाला एक सूट करता है, कि आप एक फेडरेशन बनाएं, और वो फेडरेशन की बेस ये ना हो कि जनाब जो अभी हमने बनाई हुई है वफाक, एक्चुअल फेडरेशन हो, 4 सूबे हो और चारों सूबों का हिस्सा हो हर चीज़ में। हमारी फ़ौज में क्या है जी, सिंध रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, पश्तून रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये हमारी रेजिमेंट्स हैं। ये ओल्ड क्लासिक वे है। पहले क्या होता था, आप पठानों को कहते थे अपने दस्ते भेजो, वो अपने दस्ते भेजते थे। बलोच को कहेंगे तो वो अपने दस्ते भेजे। कोलैबोरेटिव किस्म की वो। अब आप क्या करते हैं, दस्ते दुस्ते नहीं है, बस एक इदारा है, उसको आप सेंट्रलाइज चला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे। आपने कह दिया बलोच रेजिमेंट, भले उसके अंदर बलोच ना हो, आपकी फौज में बलोच भले ना हो, लेकिन आपने एक बलोच रेजिमेंट बनाई हुई है, आपने एक सिंध रेजिमेंट बनाई हुई। सो फिर आप जब जाते हैं ना डिसेंट्रलाइज करने, तो आप पावर देते जाएं नीचे। पंजाब को उसका हक दें, सबसे पहले जो मेजॉरिटी है ना जिस इस मुल्क की, वो पंजाब है, उसको उसका हक दें। और उसका हक यही है कि भाई अगर वो अपने सूबे में अपनी ज़बान बोलना चाहते हैं, अपना कल्चर लाना चाहते हैं, अपने वे से चलाना चाहते हैं, वो अपने वे से चलाएं। क्या ज़रूरत है कि एक पंजाबी भी एक पठान के तर्ज पे चले, और एक पठान एक सिंधी के तर्ज पे चले, और एक सिंधी एक महाजिर की तर्ज पे चले, और एक महाजिर जो है वो एक बलोच की तर्ज पे चले? क्या ज़रूरत है? जिसका जो रीजन है, जिसकी जो आबादी है, और जिसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो चाहे इकनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, आप उसको उसका रोल दे दें। आपको नज़र आ जाएगा कौन तिजारत में अच्छा है, कौन लड़ने में अच्छा है, कौन खेल में अच्छा है, कौन आर्ट में अच्छा है।
चीज़ों लेकिन को। वो ये कि वो डिसाइड अब कौन करेगा। यार अब हम वही वाली बात है ना कि इतना बड़ा लीडरशिप का डेफिसिट है, और उसमें भी ये ब्लेम कर देते हैं सारे मिलके निकम्मे जो हमारे सियासतदान हैं, ये ब्लेम करते हैं फौज को। फौज ने ये कर दिया, फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया, फौज ने ये कर दिया। और यार जितने मार्शल लॉ लगे उसमें सियासतदान उनके साथ बैठे हैं, ये तुम बैठे हुए, तुम्हारा मुखालिफ बैठा है, बल्कि तुम ही थे पहले उस पार्टी में थे, अब इस पार्टी में। पिछले 1 साल की बहुत बड़ी एग्जांपल जो पूरा एक शिफ्ट आया है, मतलब उससे बड़ा तो क्या। और क्या आपको ना, ये हमारी 70 साल की तारीख है। लीडरशिप का डेफिसिट क्यों है? क्योंकि आप पॉलिटिक्स को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहे। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आप होने ही नहीं देते, वो उसमें पार्टीबाजी ले आते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पॉलिटिक्स होने ही नहीं देते। अगर होने भी देंगे तो वो वाली होगी जो या तो एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर होगी या रिलीजियस ग्राउंड पे होगी। इसके अलावा मैंने जितनी पॉलिटिक्स देखी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, आई नेवर ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज वो एथनिक ग्राउंड्स पे थी। आप बलोच हैं, आप बलोचों की पार्टी में चले जाएं, आप पठान हैं, आप पठानों की पार्टी में चले जाएं, आपको कुछ नहीं पता, आप रिलीजियस पार्टीज में चले जाएं, वहाँ आपको एक नया मिशन मिलेगा। आपने फ़लस्तीन आज़ाद करना है, आपने कश्मीर का जहाद करना है। इस तरह से बट डू यू थिंक ये डिबेट आगे होनी चाहिए, मतलब कि एक नए निज़ाम की, जो पाकिस्तान में ज़रा अभी तक कोई नहीं बात कर रहा। यहाँ पे फिर वही डिबेट आ जाती है ना, औरिया मकबूल जान जैसे तो दानिश्वर छोड़े में मार्केट में। अफसोस है ना, वो सेक्रेटरी रिटायर हुए, इसी से आप हिसाब लगा लें ना अपने निज़ाम को। वो कॉलम लिखता रहा सारी ज़िंदगी। अब मैं क्या बोलूँ उसको, मैं तो वो अल्फाज नहीं हैं मेरे पास, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ आप नए निज़ाम की बात करते हैं, वो एकदम से उठा के चले जाते हैं जी खिलाफत राशिदा पे, एक अजीब सा एक इस्लामिक तस्वर देने लग जाते हैं। फिर वो बीच में से सदारती निज़ाम की बहस आ जाती है कि बस प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। हमने ये मानना है कि ये जो जिन्ना साहब ने फिर वो जो 14 पॉइंट्स कहे थे, उन 14 पॉइंट्स को उठा के देखें। उनमें आई थिंक सेकंड या थर्ड पॉइंट है, प्रोविंसेस विल बी ऑटोनमस। आप पहले अपने फाउंडर ऑफ द नेशन की बात पे तो अमल करें ना। सिंध को ऑटोनमस करें, बलोचिस्तान को ऑटोनमस करें, पंजाब को ऑटोनमस करें, वो उसके बाद वो अपने लोगों को जिस हाल में रखें। लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये नीयत का फुकदान है? मतलब एक उस दिन मैं कमेंट पढ़ा, और जो मुझे बड़ा ना वो पढ़ के वो हुआ कि अब अगेन उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक अलग हैं। जब ये मजनू वाला नेटफ्लिक्स के ऊपर सारा पाकिस्तान के एटॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, सो हमने इसके ऊपर एक सीरीज़ TCM के ऊपर की थी, प्रोजेक्ट 706 बना कैसे, और हमने एक्चुअल जो लोग थे उनको, अगर उस दौर में जैसे भी अच्छा था बुरा दौर था पॉलिटिकली व्हाटएवर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने बनाया, जैसे भी बनाया, वो ख़रीद के लाए, स्मगल किया, व्हाटएवर, और सारी पार्टीज़ ने उसको सपोर्ट भी किया, और 10-20 साल पूरी दुनिया से छुप के आप करते रहे। इंडिया ने बहुत कोशिश की उसको सारा। अगर एक उस ज़माने में आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं, सो टू फिक्स पाकिस्तान नाउ एंड टू डू समथिंग बेटर, एटलीस्ट एक ही मतलब पुलिस ही आप ठीक कर लें, सो आप अभी वो भी नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अब आपने एटॉमिक उसको रखा हुआ है ना, तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं। कैपेबिलिटीज बिल्कुल है, नियत नहीं है। रेफरेंस नहीं। देखें इंडिया की, हम उस वक्त बात कर रहे थे गाड़ी की, वहाँ पे टाटा है, टाटा ने ट्रक बना दिया। टाटा इसलिए फ्लरिश कर गया क्योंकि इंडिया में आपने बाहर से गाड़ी नहीं आने दी, ठीक है। अब वहाँ पे जो गाड़ी का रेट है ना, मैं देखता हूँ मेरा दिल जल जाता है। मतलब उसको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लेना, जितने में वहाँ SUV आ रही है उतने में यहाँ वैगन आर नहीं आ रही, ये डिफरेंस है। वहाँ पर उन्होंने ग्रो किया। भाई आप टैंक बनाते हो, ऐसा दौड़ने वाला, कीचड़ में भी भाग रहा है, अल खालिद टैंक। मुझे उस दिन कोई बता रहा है JF-17 हम साल के कोई 500 से 1000 बाहर बना के भी अब देना शुरू हो गया। आपने यूनिट्स लगाए हैं ना, आप प्रेफरेंस की बात, और आपने उस प्रोसेस को एक उसमें वो क्या कहते हैं, रेड टेपिज्म भी नहीं आने दिया। अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स 9 महीने से ज़्यादा तो किसी इलाके में ठहरते नहीं, वो ट्रांसफ़र हो जाता है साल बाद, और वो जहाँ जाते हैं वो टाइम उनका घर का रेनोवेट करने में ही लग जाता है। यार ये अलमारियाँ ठीक कर दो, पेंट ठीक कर दो, बूटे शूटे लगा दो, और कबाब कहाँ से अच्छे मिलते हैं, तो बस। और उस इलाके में थोड़ी सी सैर वैर की, अगले इलाके में चले गए। ये तो उनका एक 30 साल का उनकी आप सर्विस का निचोड़ निकाल लेंगे तो उन्हें हर इलाके की अच्छी फूड का पता होगा, प्रोडक्ट्स का पता होगा, बस बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। एक इदारा था जिसको बेसिकली, जिसके काम में किसी ने रुकावट नहीं डाली, आज तक रुकावट नहीं डाली, तो उन्होंने एटम बम भी बना दिया, उन्होंने गौरी भी बना दिया, उन्होंने टैंक्स भी बना दिए, उन्होंने हर चीज़ बना दी। बना आपका लोकल आदमी रहा। मतलब ताजमहल भी यहाँ के लोगों ने बनाया था। अंग्रेज ने जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, ठीक है, उसकी साइंस थी, उसकी इंजीनियरिंग थी,
क्राफ्टमैन लोकल ही था। आई मीन बाहर आप देख लें, बड़े बड़े दुबई, लंदन, सारे पता नहीं, प्रोजेक्ट्स हम ही बनाते हैं ना। बुर्ज खलीफा की क्रेनें भी हमारे बंदे जाके चला रहे हैं, उसके शीशे भी हम साफ कर रहे हैं। सारा कुछ हो सकता है, सारा कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो वही है कि फिर आप उसके रास्ते में रुकावट नहीं आने देंगे ना। आप देखें कि आप जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल की प्राइस तो खैर ज़्यादा है, उस पर अब क्या रोना। कराची में पेट्रोल उतरता है और सारे पाकिस्तान में ट्रकों में जाता है। 100 ट्रक चलेंगे तो 100 टैंकर जाएगा, और अगर एक ट्रेन चलेगी तो उस एक इंजन के पीछे आप 100 ट्रक का जो माल है ना वो लगा के खींच सकते हैं। अब आपने यही करना था ना कि आप रेलवे को ड्राई पोर्ट्स देते, रेलवे को इतना बड़ा कर देते कि आपकी सारी कार्गो रेलवे से होती। आपने अपनी सड़कों पे ट्रक छोड़े हुए जो 90 हज़ार 50 हज़ार लीटर तेल लेके सड़क पे जा रहे हैं भाई, वो बारूद का ढेर है। लेकिन क्या है, वो आपके बिजनेसेस चलते हैं, उसमें पता नहीं कितने लोगों का शेयर होगा, किस किस के पर्दानशी के नाम आएंगे अगर आप खोलने बैठ जाएं, फिर वो चाहे NLC है या कोई और है। सो आप जब इदारों को, अब रेस्क्यू नहीं बनने दिया, ये हम बना के बैठे हुए हैं 1122 नहीं 112 तो अच्छा है, वो एक NDMA हर जलजले और सैलाब पे ना वो फकीरों की तरह इमदाद मांगता है। ओहो हो, सैलाब आ गया, ओहो हो यार, मुझे मतलब मैं एक इंतहाई आम आदमी हूँ जिसे कुछ भी नहीं पता, मैं बलूचिस्तान में रह के कह रहा हूँ कि यार मौसम चेंज हो गया। यार गूगल कह रहा है इस साल बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होंगी, ठीक है। वो तो जब हो जाती है तो अच्छा हो गई हैं। जिस वक्त ये अब हमने क्लाइमेट चेंज किया, चले उस पर हमें पैसे वैसे आ जाएंगे, हमारा काम यही है। जिस वक्त ये सारी बारिशें आई और सैलाब वैलाब आया और ये सारा, बल्कि अगर आपको पास टाइम है तो मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाने का मौका मिल गया, तो मैं जा रहा था वो ये जो सबवेज में, तो अचानक से वो ट्रेन में ना अनाउंसमेंट हुई कि आगे फलाना स्टॉप आ रहा है। किस मुल्क की बात है? कनाडा की। सही। तो वो जी ख़राब है, आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। ट्रेन तो नहीं जो उनकी मेट्रो टाइप है, और आप उस पर आगे जाएंगे और आगे शेल्टर वो चल रही हैं, शटल बसेस चल रही हैं, उसमें बैठें और फलां स्टॉप पे चले जाएं, उसके आगे फिर आपको सर्विस मिल जाएगी। मैं थोड़ा हो गया, मैं कहा पहले नहीं रास्ते समझ आ रहे, अब मेट्रो से उतरूंगा, अब किसी और पे चढ़ूंगा, अच्छा ठीक है। खैर मैं उनके सब्वे से बाहर निकला, बहुत लोग थे, मतलब वो उस स्टेशन पे 4-5 ट्रेनें रुक गई, तो वो सारी आवाम जो है वो बाहर आई हुई एकदम से ना, वो कनाडा अजीब सा लगने लग गया कि लोग ही लोग हैं। पुलिस भी आ गई सड़क के ऊपर, उन्होंने उनको थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। शटल सर्विसेज आई, लोग उनमें बैठने लग गए। अब एक धक्कम पेल थी, सामने एक बर्गर शॉप थी, मैं कहा बर्गर खाते हैं जब तक ये, उसके बाद देख लेंगे, तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं बर्गर लेने गया हूँ, मैंने वहाँ से ऑर्डर प्लेस किया, जब तक मैं अपना बर्गर पिक कर रहा था मैंने बाहर देखा तो लोग गायब हो चुके थे, वो सब शटल में जा चुके थे। मैं कहा बर्गर ख़त्म करते हैं, बर्गर ख़त्म किया, उसके बाद मैं बाहर आया तो मुझे कोई बस नज़र नहीं आई। सर हार्डली 18-20 मिनट लगे होंगे इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, मैंने कहा यार ये बसेस तो नहीं चल रही, तो अब क्या करना है। तो मैं वापस चला गया सबवे के स्टेशन पे पूछने के लिए कि अब मैं कैसे जाऊँ आगे। तो उन्होंने कहा सर्विस रिज्यूम हो गई। मैं कहा ये 15 मिनट के लिए आपका फॉल्ट आया था, इसके लिए आपने इतनी मेहनत की कि आपने शटल भी मंगा ली, पुलिस भी मंगा ली, लोग उतरे, इतनी बड़ी मैनेजमेंट। हाँ 15 मिनट लोगों को जलील करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या था। आपके मुल्क में सैलाब आया, आप कह रहे हैं यार सेब की सारी फसल खराब हो गई। यार आपका दिमाग नहीं काम करता, सैलाब आ गया ना, कार्गो चलाएं जहाज। PIA ने किराए बढ़ा दिए, PIA को नजर आ गया कि ना ट्रक जा सकता है ना ट्रेन जा सकती है, दिस इज अ टाइम टू अर्न मनी। करोड़ों रुपए का सेब बलूचिस्तान में जाया हुआ है, गल गया। ये तो वेस्ट है ना, ये रिस्क का वेस्ट है भाई। अल्लाह आपके ऊपर फिर क्यों मतलब जो है ना वो अपनी रहमत नाजिल करे। आप इतने बेकदर, आपकी सारी फसलें तबाह हो रही हैं, आधी आप बचा सकते थे अगर आप टाइमली डिसीजन ले लेते। मच से आगे एक पुल आता है, हमने कभी ज़िंदगी में वहाँ पानी नहीं देखा, सारी ज़िंदगी ट्रेन से वहाँ हम गुजरते रहे। और सरप्राइजिंगली ये पिछले साल भी मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेन पे ही जा रहा था, तो मैं शीशे से देख रहा और मेरी जो वाइफ है मुझे कहती है यार पुल बड़ा ऊपर बनाया हुआ इन्होंने, मैंने तो कभी पानी नहीं देखा यहाँ पे। और मैं वो बेगम के साथ वैसे ही बैठा हुआ बहस कर, मैं कहा बड़ा पानी आता है यहाँ पे, जब रेले आते हैं ना तो बड़ा पानी आता है। उसने कहा हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं कहा नहीं देखा तो मैंने भी नहीं, मैंने हमेशा पत्थर ही देखे, लेकिन बारिश के दिनों में बड़ा रेला आता है, ये पुल ऊपर ही होना चाहिए। पुल टूट गया,
120 साल बाद, वाओ, ठीक है, 120 साल बाद वो पुल टूटा। टूटा भी क्या है, एक पिलर गायब हुआ है सर, टूटा नहीं है, सिर्फ एक पिलर उसका गायब हुआ है। इट्स बीन अ 1 ईयर। कोयटा से ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन मच से चल रही है, आप एक पिलर नहीं खड़ा कर सकते। क्यों नहीं कर, वो रेलवे के वो ऑफिसर गए, उनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, वो जायजा लेने के, ऐसे हल्की सी कनियां पड़ रही हैं, बूंदाबांदी हो रही है, एक बंदा पीछे छतरी लेके खड़ा है और वो ऐसे करके इंजीनियर साहब पुल का जायजा ले रहे हैं, यूं। सर आप छतरी तो खुद पकड़ लें, आप खड़ा करेंगे पुल? तो अब 1 साल हो गया, यानी 1920 का या 1930 का बना हुआ पुल, बल्कि 1800 कुछ का बना हुआ पुल, 1890 का बना हुआ पुल, 120 साल बाद आपकी मिसकैलकुलेशन, मिसमैनेजमेंट और गफलत की वजह से टूटा है। 1 साल हो गया, आप उसको बिल्ड नहीं कर सके, आपने ट्रेन ही आगे से चलानी शुरू कर दी। अगले 5 साल भी उम्मीद नहीं है। साइन करके देना होता है सर, जब पुल बनता है ना तो आपने साइन करके देना होता है किस पे से ट्रेन गुजर सकती है। अब कौन करेगा साइन? वही करेगा जो अरबों रुपए लगाएगा। तो अब आप अरबों रुपए लगाएंगे, आप ट्रैक डबल नहीं कर सके आज तक कोयटा का, और आप सबसे बड़ा सूबा है, आगे आप सी पैक बनाने भी चाह रहे हैं, आप ये भी करने जा रहे हैं, वो भी करने जा रहे हैं, ट्रैक डबल नहीं कर सके, सिंगल ट्रैक है, 1880 का बना हुआ। सारी जिंदगी हमने उसको इंतहाई सेफ देखा है। ये बातें लोगों को बताने वाली हैं कि आप जाएं तो सही, एक बार आपको समझ आए आप किस मुल्क में रह रहे हैं। ट्रेन के 2 तरफ भाई मुसल्ला गाड़ियां चलती हैं ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, और ट्रेन के अंदर आप रात में बलूचिस्तान में ट्रेन नहीं चलाते, तो यहाँ से जितनी ट्रेनें जाती हैं वो जैकबाबाद पे रुक जाती हैं, फिर सुबह सुबह वहाँ से निकलती हैं। रेलवे ने एक ऐप बनाई हुई है, बड़ी अच्छी ऐप है, उसमें ना आप ट्रेन को थ्रू आउट वॉच कर सकते हैं, लाइव आप चेक कर रहे हैं लाइव क्या? चेक। वो रोड़ी के बाद ऐप ख़त्म हो जाती है, यू कांट मॉनिटर अ ट्रेन क्योंकि हालात ख़राब है। ट्रेन बलूचिस्तान में दाखिल हुई, एक फोर्स ट्रेन के अंदर आती है, गवर्नमेंट की। एफसी है, एफसी के लोग आते हैं बुलेट प्रूफ जैकेटों के साथ, क्योंकि ट्रेन पे अटैक होते हैं 2-3 दफ़ा, तो मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि मैं ट्रेन का मुसाफिर हूँ। तो ट्रेन पे अटैक होते हैं, रॉकेट लगते हैं, गोलियां लगती हैं, बम फटते हैं, फोर्स आती है और फिर बाहर उसके 2 गाड़ियां डाले चल जाते हैं जो पूरे सफ़र में। बलूचिस्तान में। अब आप कॉस्ट देखें ना, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पहाड़ पर आपको एक बड़ा किला भी बना हुआ नजर आता है। ये आप क्यों कर रहे हैं? ये आप ट्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इज दिस द ओनली वे? मतलब 2005 से पहले भी तो ट्रेन चल रही थी ना, तब क्यों किसी ने नहीं मारा? सो इज दिस द ओनली वे कि आप कहते हो कि हमने फोर्स भेजनी है, हमने मारना है, हमने डंडा चढ़ाना है, हमने सीधा कर देना है लोगों को? इसके अलावा एक और वे है, और वो यही है कि मैं आपका हक तस्लीम करूं आपकी ज़मीन पे और आपको अपने साथ बराबर बिठाऊं। आप पगड़ी पहने, आप बड़ी शलवार पहने, आप धोती पहने, आप जो मर्जी लैंग्वेज बोले, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं है। आप और मैं इस चीज़ पे अग्रीड होंगे ना कि ये ज़मीन हमारी है, बाहर से कोई नहीं आएगा। आप देख लें, ये मुल्क सीधा हो जाएगा। आई थिंक वो तो बात सारी, वो पूरा राउंड सर्कल में हम आ गए कि वो करेगा कौन, और वो जो डिस्कशन एक, आई थिंक वो जब तक ये तबका है ना Yeah. जो निकल रहा है हमारे स्कूलों से पढ़ा लिखा, और उस तबके के ऊपर जो तबका है वो निकल रहा है अंग्रेज़ी स्कूलों से, और उसके ऊपर जो तबका है वो पढ़ के आ रहा है बाहर से, और ऐसा कोई साइंसदान नहीं पढ़ के आ रहे, बस आ रहे हैं बाहर की डिग्रियां लेकर आ रहे हैं। जब तक वो तबका बैठा हुआ है, वो 1% बैठा हुआ है, जिनके अब्बू, जिनके दादा अब्बू, जिनके परदादा अब्बू हमेशा से इक़्तिदार में रहे हैं, हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, जिनका इस ज़मीन से, इस कल्चर से, इधर के लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जब तक वो बैठे तब तक कुछ नहीं। अब वो जाएंगे कैसे? उसके लिए फिर वही बात है कि वो ग्राउंड पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आएगा, आई थिंक वो मेंटालिटी जिस हिसाब से तब्दील हो रही है, बहुत सारी बातें जो हैं वो हम कर नहीं सकते थे, कभी हमने सुनी नहीं थी। मैं अभी पेशावर गया हुआ था, और पेशावर में मैंने ये फेस्टिवल में उनके साथ बात की कि अगर गजनी का एक तुर्क महमूद हमारा हीरो हो सकता है, तो गुजरांवाला का रंजीत सिंह क्यों नहीं? रंजीत सिंह का आप जब भी किसी के सामने नाम लेते हैं ना, तो वो कहते हैं वो बड़ा जालिम था, उसने मुसलमानों को मारा, उसने ये बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध दिए थे, तौहीन की थी। सर अग्रीड,
बड़ा घटिया आदमी था, बड़ा गलत किया उसने, ये सारे काम किए ना, बड़ा गलत किया। रंजीत सिंह का कोई फॉलोअर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे रंजीत सिंह की इस बात पे फख्र है कि उसने बादशाह मस्जिद में घोड़े बांधे, और महमूद गजनवी का हर फॉलोअर इस बात पे फख्र करता है कि उसने मंदिर तोड़ा था। ये जब आप इस चीज से निकल के मेरिट पे आएंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार, अगर रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे थे तो गलत किया था, और महमूद ने अगर मंदिर तोड़ा था तो गलत किया था। ये इससे निकल के मेरिट के ऊपर आप आएंगे। जब आप रक्शे वाले से तो आप पूछते नहीं है ना कि भाई तेरा मजहब क्या है, ना ही दूध वाले से पूछते हैं, तो बस ठीक है। फिर आपको अपने फैसला करने वाले से भी ये सवाल नहीं करने चाहिए, उससे पूछना चाहिए तुझे काम आता है कि नहीं आता। जिस दिन आप ये पूछना शुरू कर देंगे ना, बस मेरे हिसाब से आधे मसले सॉल्व हो जाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, लास्ट चीज़ विच आई वांटेड टू थोड़ा सा टच, आपका ड्रामा वायरल हुआ सारा, व्हाट्स हैपनिंग इन द ड्रामा या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड फॉर यू? यार फिर वही बात है, मैं इतनी सड़ी भी फेंकूंगा कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी कोई अच्छा, उसमें भी सॉरी, जस्ट टू ऐड टू वन ऑफ द थिंग इन द क्वेश्चन, ये सारी बातें वो भी सुनते होंगे, सो इस पूरी चीज़ का क्या रिएक्शन आपको आता है एज अ एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल? मुझे एंटरटेनमेंट में भी काम जो मिला है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मिला है कि मुझे जो परिजाद में रोल मिला था, तो वो जो ड्रामे का असिस्टेंट डायरेक्टर है वो मेरा फ़ैन था मेरी बायां बाजू की वीडियोस का, तो वो देखता था एंड ही रेकमेंडेड। तो बहुत सारे जो लोग हैं इंडस्ट्री में मेरे, वो जानते हैं कि मेरा एक्चुअल काम क्या है या मैं किस तरीके की थॉट्स रखता हूँ। जब मैंने ज्वाइन तो नहीं किया, मतलब ये जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट में आ गए हैं, अब काम वाम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद द कंडीशन, क्योंकि बहस होती रहती है और बड़ा दुख होता है कि हमारे दानिश्वर, हमारे आर्टिस्ट भी बहुत सतही लेवल पे हैं। उनसे आप कभी अगर उनकी बातें सुन लेंगे, दे आर सेक्सिस्ट, दे आर रेसिस्ट, दे आर पॉलिटिकली बाइस्ड, तो आप कहोगे कि यार तुम तो आर्टिस्ट हो, मतलब तुम लिखारी हो, तुम कोई एक्टर हो, अगर तुम्हारा ये लेवल है तो फिर खुदा ही हाफिज है ना, बाकियों से हम क्या गिला करें। जिस इंडस्ट्री में मुझे तो लोगों को ये भी लगता है कि शायद अभी ड्रामा मैंने किया है तो ये हुआ, बट मैं NCA का ग्रेजुएट हूँ फिल्म मेकिंग के अंदर, तो मैंने फिल्म पढ़ी हुई है। उससे पहले मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ, TV रेडियो मैंने बहुत साल किया है। हमारा जब भी कोई आर्टिस्ट बेचारा बीमार हो जाता है, किसी के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और हादसा हो जाता है, तो आप देखते हैं TV पे एक सैड से म्यूज़िक के साथ, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, ये है वो है, मांगने निकल जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई, आपके मुल्क में यूनियन नहीं है, आपके मुल्क में वर्किंग आवर्स नहीं है। मुझे जब बुलाते हैं, मुझे पर डे के हिसाब से बुलाते हैं, पर शिफ्ट नहीं बुलाते। ठीक है, मैं पर डे जाऊंगा, वो मुझे जितने बजे छोड़ें उनकी मेहरबानी। मेरा चेक मुझे कब मिलेगा ये भी उनके ऊपर, ये भी उनकी मेहरबानी, क्योंकि मुझे जलील होना पड़ेगा, मुझे मिन्नतें करनी पड़ेंगी, मुझे मीठा मीठा बनना पड़ेगा, सर दे दें, सर भेज दें, फिर बीच में एक दिन गुस्सा दिखाना पड़ेगा। मेरी रकम मुझे 6 महीने बाद मिलेगी, इतनी सी रकम होगी, वो मुझे 6 महीने बाद मिलेगी। एक्टर्स सेट के ऊपर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलते। उधर शूट हो रहा है, एक्टर ने अपने आप को होटल के कमरे में बंद किया हुआ है कि पहले मेरे पैसे दो। जो पुराने एक्टर्स हैं वो मौके पे ही पैसे लेके जाते हैं, तो जो ऐसे करते हैं उनको ये पैसे दे देते हैं। जिसका 10 लाख है ना वो निकल जाएगा, जिसके 10,000 है वो नहीं निकलेंगे, वो वहाँ से रहेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं है, कोई सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, व्हाट्सएप्स चल रहे हैं। आप ये जितना बंदा लेकर आते हो दिहाड़ी पे ही, तो लेबर की तरह आता है। मुझे कसम से, हम तो चले, फिर वही बात है कि अल्लाह का करम है ना, जैसी तैसी रूखी सूखी हैं, खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी चल रही है। पर यार जब आप लेबर को देखते हो ना, जब आप DOPs को देखते हो, जब आप लाइट पर्सन्स को, साउंड पर्सन्स को देखते हो कि आप वो सुबह से काम करें, आप उनको खाना जब देते हैं ना, आप इतने मीन हो। ये हमारे जो चैनल्स हैं ये TV के एडवर्टीजमेंट से भी कमाते हैं, YouTube पे ड्रामा लगा के वहाँ से अरबों कमाते हैं, फिर नेटफ्लिक्स को बेच देते हैं, बसों को, जहाज़ों को बेच देते हैं। इनका जितना बस चलता है ये उस प्रोडक्ट से निचोड़ते हैं, लेकिन 2 वक्त का खाना अच्छा नहीं देते। क्या आपकी, और क्या खाना होता है, दाल होती है, दाल होती है और ये गंदी चिकन होती है जो अनहेल्दी है, खानी नहीं चाहिए यार, उसमें कंजूसी करते हो आप। पानी नहीं देते साफ। एक्टर के लिए मिनरल वाटर आएगा, वो भी बड़े एक्टर के लिए, छोटे एक्टर को
और ये आप मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट मैं मेन स्ट्रीम में काम करता हूँ, मैं बड़े चैनल्स में काम करता हूँ, मैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हूँ। मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा जो पैसे ही नहीं देते। वो एक अलग और वो एक अलग दुनिया है जहाँ पैसा ही नहीं मिलता, इज्जत ही नहीं मिलती। मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। और आपको इतना दुख होता है कि आप अब चूंकि मैं कोई अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, मेरा उस पे बैक स्टेज बहुत काम वक्त गुजरा है, मेरा कैमरे के पीछे भी बहुत टाइम गुजरा है, मैं क्रू के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ, साउंड वाले के साथ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे फिल्म मेकिंग के अंदर इंटरेस्ट है। तो मैं डीओपी के साथ ही बैठूंगा, मैं साउंड वाले के साथ ही बैठूंगा, एडी के साथ भी होगा। और ये अपनी तबीयत के लोग होते हैं ज़्यादातर, कॉलेजेस के या मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आने वाले लोग, तो खाना भी इनके साथ खा लेता हूँ। भाई कास्ट सिस्टम है, आप अगर ए कैटेगरी के एक्टर है ना तो उस टेबल पे बैठे, वो हैं तो वहाँ जाएं। अगर आप इसके साथ बैठने लग गए तो लोग आपको जज करेंगे। दिस इज हैपनिंग, ये सब करते। हमारा एक्टर जो है, जो हमारा आर्टिस्ट है, वो सिर्फ ये इस मिशन पर है जिंदगी में, जो कि बाकी पाकिस्तानी इदारों में भी लोग हैं, कि यार ठीक है एक दिन तो मेरा भी आएगा ना, जिस दिन मेरा आएगा उस दिन मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। किसी ने आज तक कोशिश नहीं की कि यार एक प्लेटफॉर्म तो बना लो, एक फंड बना लो भाई। मैंने कई लोगों को मैसेजेस किए, मैंने यहाँ पे लोगों को ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान्स बना के दिए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि वर्बली या प्रेजेंटेशन में, कि मैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपको ओटीटी चला के दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं चल सकता यार? आप और मैं अगर अपनी फ़ी ना लें और हम कहें ठीक है प्रोडक्ट बनाते हैं, लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसे आएंगे, लाइफ टाइम मिलेंगे, सेठ को नहीं जाएंगे, एक्टर को जाएंगे। बीबीसी के लिए आप काम करते हैं ना, बीबीसी जब उसको रीटेलीकास्ट करेगी वो एक्टर को पैसे देगी, वो प्रोडक्शन वाले को पैसे देगी। यहाँ कोई देता है? यहाँ आपको यूट्यूब की इनकम से पैसा नहीं देते। एहसान है आप पे, आपको टीवी पे काम दिया भाई, आपको मौका तो दिया, आपको मशहूर किया है भाई। ये उनके मतलब वो तो ऊपर से आते हैं ना। तो बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम, लाइक इज़ द प्रॉब्लम विद, अब ज़ाहिर है इसमें बहुत लेयर्स हैं ना। अब एक बड़ा चैनल है, एक उसका मालिक है, अब उसने आगे किसी प्रोडक्शन हाउस को ड्रामा दिया हुआ है, उस बेचारे ने अपने भी पैसे बचाने हैं, उसने जिसके थ्रू स्लॉट लिया है वो भी है, फिर नीचे होते होते, तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? के मैकेनिज्म, हमने कसम खाई, हमने जुगाड़ लगानी है, हमने मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना, प्रोसेस नहीं करना। सब प्रोसेस यही है, मैं एक्टर हूँ ना, मेरे साथ डायरेक्ट डील ही नहीं होनी चाहिए। बाकी दुनिया कैसे करती है? एक्टर्स की एजेंसी है, एक्टर की यूनियन है, वो जाने उनका काम जाने, वो मुझे पैसे भी निकलवा के देंगे, वो मेरे सारे मामला देखेंगे। यहाँ मैंने ड्रामास किए हैं ना, ड्रामा होने के, मेरा एक्ट होने के, मशहूर होने के 3 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मैं क्या पढ़ूंगा उस कॉन्ट्रैक्ट को? अब मैं क्या कर सकता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट का? आप मानेंगे कि मैंने एक प्ले किया और उसके पैसों के लिए मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा यार चेक आपका तैयार है, अकाउंट में पैसे नहीं है। सही। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है। अच्छा, ये चैनल था और ये चंद हजार हैं जो आपने मुझे देने, चंद हजार, लाखों में भी नहीं है। ठीक है, वो लाखों में तो पहुंचे ही नहीं अभी तक। लाख वाली तो नौबत ही नहीं आई ना। वहां तक आऊंगा तो फिर मैं ऐसी बातें भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं, चूंकि मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कर रहा हूँ। बट आई थिंक मुझे दुख होता है, और वो मुझे लगता है कि मुझे शायद उस दुख की वजह सिर्फ यही है कि मैं चूंकि प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, मैंने किसी तरीके से फिल्म पढ़ ली है, मैंने बैक स्टेज बहुत काम किया है, मैं पर्दे के पीछे काम करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। चैनल वालों से गिला नहीं बनता, वो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो बिजनेस कर रहे हैं वो। बट देयर इज एथिकल बिजनेस एज वेल ना। सर आपने लॉ तो बनाना है ना। एक्टर हो, क्रू हो, हमारी यूनियंस नहीं है, यूनियन बनाएंगे आप, मैं वो फिर वो वाली बात है, मैं आज यूनियन बना लेता हूँ, जिस दिन 4 एक्टर इकट्ठे होंगे मैं खुद ही अपने नंबर टांगने के लिए पीएम के पास, सीएम के पास जाऊंगा और खुद कोई एडवांटेज ले लूंगा। मैं किसी एक्टर की मदद करूंगा तो मैं 4 तस्वीरें लगाऊंगा, ये 5 लाख रुपए का चेक मैंने जो है ना आज हुकूमत के उससे निकाल के इस एक्टर को दिया, उसकी तजलील है भाई। सहाफ़ी इस मुल्क में अपनी कॉलोनी भी बना सकते हैं, अपना क्लब भी बना सकते हैं, अपने लिए प्लाट भी ले सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। सहाफ़ी, आपके मुल्क में 3 से 4 अखबार हैं टोटल, बाकी सब डमीज़ हैं जो चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अखबार 3-4 ही हैं जो अखबार की तरह चल रहे हैं। इतने ही चैनल्स हैं, बाकी सब अल्लाह तवक्कल किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों की यूनियंस है, डॉक्टरों की, डॉक्टर तो बदमाश वो भी तो ब्लैकमेलर्स ही हैं ना सारे। हैं, बिल्कुल हैं, बट स्टिल एटलीस्ट इट्स अ फर्स्ट स्टेप। सर आप एक प्रोसेस तो चला रहे हैं ना।
उनकी कोई बॉडी तो है, कोई बड़ा तो है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। एक्टर्स का कौन बड़ा है? एक दो बड़े चैनल्स हैं और बस आई थिंक प्रोडक्शन वो कंपनीज हैं। चैनल्स हैं बस, वो चैनल्स। लेकिन अब अगेन जब हम लोग सारी डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स तो ये वो सारा, अब व्हेन वी कम हेयर और यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ड्रामा है, मतलब वो भी अल्फा ब्रावो चार्ली या उसके बाद कोई 2-4 बड़े ड्रामों के बाद अभी शायद हमसफ़र और इस तरह क्या है। सो उस तरह का प्रोडक्ट नहीं अभी तक हम ला रहे कि जो नेटफ्लिक्स पे जा रहा है। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ यूट्यूब जो शोज़ थे, वो एक शो है लिटिल थिंग्स, उसका तीसरा या चौथा पता नहीं कौन सा सीज़न डायरेक्ट फिर यूट्यूब पे आया। अब उसकी अगर आप बैकग्राउंड पढ़ें, वो स्टूडेंट्स ने शुरू किया छोटा सा प्रोजेक्ट, पहला सीज़न आप उसकी प्रोडक्शन देखें रियली लो, बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट, बट वो इवॉल्व होते होते अब अगेन आगे से प्रॉब्ली आप या कोई भी बंदा कहेगा जी वो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, बड़ा काम हो रहा है ये वो सारा, तो बट अगेन ये अगर हम लोग अब अगेन वो पॉलिटिशियन से भी पूछे ना, वो भी ये कहते हैं सर, खान साहब भी जब उनसे आप बात करें, कौमों की जो चीज़ होती है वो लंबा का प्रोसेस है। अब अगेन होता है मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आज मतलब लंबा प्रोसेस भी ठीक है, कभी शुरू तो करें ना। एग्जैक्टली आपको नज़र तो है कि यार बिल्कुल हमने पहला स्टेप ले लिया है, अब हम दूसरे पे हैं। अभी तो आप वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड चल की रहा बात है ना, देखें नेटफ्लिक्स में नहीं, OTT एग्जांपल आपने दी। एक तो ये कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और इंडिया में अगर OTTs ज़्यादा आई हैं ना तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये वहाँ IT फ्लरिश किया है। वहाँ सैकड़ों ऐप्स हैं भाई, IPL और क्रिकेट के मैचेस की जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो ऐप्स हैं, ठीक है। वहाँ गाड़ी का, टूरिज्म का, मतलब दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं, वहाँ IT फ्लरिश किया है। IT फ्लरिश किया है तो कंटेंट भी फ्लरिश किया है। वेस्ट का जितनी इन्वेस्टमेंट है उनको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, 1 बिलियन लोग बैठे हुए हैं भाई, तो वो इंडियन कंटेंट को तो लगाते ही लगाते हैं। लेकिन अगेन उसमें क्रिएटिविटी भी तो ये फिर उस लेवल की, ये उनकी प्रेफरेंस है। नहीं, क्रिएटिव लोग यहाँ पे भी हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई ड्रामा आप मतलब मुझे अगर बताएं ना कि यार पाकिस्तान से आप कैसे नेटफ्लिक्स, आप राब्ता कहाँ से करोगे? पाकिस्तान से अगर आपने नेटफ्लिक्स को अप्रोच करना है, जो कि मैं तो इतना नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी अप्रोच नहीं किया, बट व्हाट आई हैव हर्ड वी आर ऑपरेटेड फ्रॉम नेटफ्लिक्स इंडिया। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है तो हमने दुबई जाना पड़ता है। तो दुबई से आप फिर बरास्ता बम्बई से आप, ये कौन सा रास्ता है पहुंचने का? ये कभी भी आप नहीं पहुंचेंगे। Z5 आया, Z5 ने 5 वेब सीरीज आपके मुल्क की उठाई बनाई, आपने Z5 को बंद कर दिया। ओहो हो, पाकिस्तान से पैसा इंडिया जा रहा है और उसी पैसे के वो बम लेके हमको मार देंगे। अपने आर्टिस्ट को ब्लॉक करने के लिए कि वो मजबूर होके वापस इन्हीं के लिए काम करे। डू यू थिंक ये भी स्ट्रेटेजिकली, ये स्ट्रेटेजिकली है? सही, यस, दिस इज स्ट्रेटेजिकली। और दिस कम फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस या पॉलिटिकल, मेनली फ्रॉम पॉलिटिकल। लेकिन पॉलिटिकल का तो देखें, एक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट चाहती है हमारा आर्टिस्ट जो है ना वो इतना को ब्लैकमेल हो कि वो मेरे पास आए कि सर 23 मार्च का कोई प्रोजेक्ट दे दें, 14 अगस्त का कोई प्रोजेक्ट दे दें, 6 सितंबर का कोई प्रोजेक्ट दे दें, और मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, फिर मैं उन पैसों की V8 लूँ और फार्म हाउस बनाऊँ और एक घटिया गाने, घटिया चीज़ें वो निकालूंगा। अल्फा ब्रावो चार्ली भी किसी टाइम की बात आप कर रहे हैं जब कंटेंट वाले कंटेंट बनाते थे। आप कंटेंट वाले कंटेंट नहीं बना रहे, अब कंटेंट भी कोई और बना रहा है, आपका सिर्फ बस ताल्लुकात है। ठीक हो गया? स्टेट तो होगी, स्टेट तो करेगी ना, उसने तो अपना प्रोपेगेंडा करना है। आपका जो आर्टिस्ट है और आपका जो प्रोड्यूसर है और आपका जो राइटर है वो इतना एवरेज है कि वो कहता है यार OTT आ गया तो मेरा क्या तो मेरा क्या होगा। Yeah. ये जितने चैनल्स हैं ये YouTube से ज़्यादा कमा रहे हैं इस वक्त, तो OTT आएगा तो फिर कौन YouTube पे ड्रामे देखेगा? आप ये ड्रामा OTT पे 100 रुपया दे के तो नहीं देखोगे फॉर श्योर। आपको YouTube पे जो मिल रहा है, तो सबको बचाना है अपना अपना बिजनेस, नंबर 1, और दूसरा चूंकि पाकिस्तान इज अ हेवन फॉर इनकॉम्पिटेंट पीपल एंड एवरीवेयर द सिस्टम इज इट इज़ अ लग्जरी फॉर इनकॉम्पिटेंट पीपल। जो थोड़ा सा भी कॉम्पिटेंट होगा या लॉयल होगा वो सड़ सड़ के मर जाएगा, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, फौज में हो, पॉलिटिक्स में हो, रिलीजन में हो, वो जहाँ भी होगा। कॉम्पिटेंट और लॉयल आदमी की इस मुल्क में सिवाय ख्वारी के और कोई जगह नहीं है। सो इसलिए हम OTT बना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा एम्बिशियस लग रहा हूँगा, मैं OTT बना भी सकता हूँ, मैं OTT चला भी सकता हूँ। दिस इज़ हाउ आई फील। सिर्फ इस शर्त पर कि एक बार मेरे साथ आर्टिस्ट और क्रू इस शर्त पे राजी हो जाए कि हम लाइफ टाइम इनकम पे जाएंगे। हमको अभी 10 लाख नहीं चाहिए, हमें अभी मुफ्त में काम करते हैं, आगे देखेंगे।
लेकिन ये स्टेप लेने को हम तैयार नहीं हैं। हम एक प्लेटफॉर्म क्या मैं कह रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गिल्ड बनाने को तैयार नहीं है। उसमें इनके अपने मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडिड हूँ, आप वहाँ कभी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लें, आप कहेंगे यार ठीक है, इन दानिशवरों से तो फिर हमारे फैंस ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी फिर कोई अकल है। Have you ever thought of leaving Pakistan? यार मेरे जैसा आदमी कहाँ रहेगा? नहीं, एक ये तो एक अलग बात है ना कि मैं करूँगा क्या, बट एक है कि यार नहीं, मैं रह भी नहीं सकता ना। एक मसला है, मतलब हम इसी गंदे सिस्टम के आदी हैं। मैं इस बात में भी यही है कि हम अंधों में काने राजी हैं ना। तो मेरे लिए पाकिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान बट 1947 इज़ पाकिस्तान। मेरे लिए जो ये रीजन है, इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। और जो मेरी कौम है, जो मेरी ज़ात है, जो मेरी एथनिसिटी है, हम तो 3000 साल से यहाँ, 4000 साल से यहाँ रिकॉर्ड पे बैठे हुए हैं। उससे पहले तो रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। तो हमने कहाँ जाना है और क्यों जाना है? लेकिन एक दफ़ा बाहर गया हूँ, दो दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में टोटल बाहर गया हूँ। दोनों दफ़ा काम के सिलसिले में फ्री गया हूँ, इतने कभी पैसे नहीं हुए कि मैं खुद जा सकूँ। दोनों दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोगों को रहने की तमीज़ है। एंड समटाइम्स आई थिंक, व्हेन आई थिंक ऑफ माई सन, मेरा एक बेटा है, और मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये भी वही स्ट्रगल करेगा पूरी जो मैं, मतलब या तो ना कि मैं कुछ कर जाऊं और ये उसको ना करनी पड़े, तब ये ख्याल ज़रूर आता है। लेकिन फिर मैं फिर डायस्पोरा वाले फिर उधर जाके भी एक्स्ट्रा पाकिस्तानी बन जाना है, एक्स्ट्रा मुसलमान बन जाना है, तो यहाँ रहते हैं कुछ। आई होप सो कुछ तब्दीली तो लेकर आएंगे। कुछ लग रही है आएगी सर, बेशक थोड़ी आए, नहीं आएगी। हमने देखें, एक चीज़ तो है, आपको ना बीज डालना है। अब ये खान साहब जैसे जितने भी इस मुल्क को इनकलाबी मिले हैं ना, उन्होंने एक झूठ हमेशा बोला है, और वो झूठ ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी में इनकलाब चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आता। आप अभी एक फसल बोएंगे, अगले काटेंगे। अगर आप इस नीयत के साथ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ठीक है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जद्दोजहद की थी। वो चाहता था वो 5 साल में डील करके कुछ ना कुछ बन नहीं सकता था। उसने 27 साल जेल काटी थी, किसी वजह से काटी थी। उसका फल अब की कम्युनिटी जो है ना वो काट रही है। सो जो बीज, और ये मैं बरमला कहता हूँ, जो बीज अब हम डाल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने काम के थ्रू, वो फ़र्क तो डालेगा। ये नहीं हो सकता कि फर्क, बट अब फिर वही बात है, हम 5 लोगों को डालते हैं, वो हकीकत टीवी जैसे जो है 3600 प्लेटफॉर्म है, वो जाके 95 को जो है ना वो उनका ज़हन ख़राब करके आ जाते हैं। तो रहेगा तसादम, रहेगा मुकाबला, रहेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच अदील भाई फॉर बहुत योर टाइम। शुक्रिया, इट्स बहुत ऑलवेज अ बोल लिया प्लेजर मैंने। टॉकिंग टू यू। आई थिंक एक चीज़ जो रह गई है, विच प्रोबेबली इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बलूचिस्तान एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज ज़्यादा वही दानिश्वर, आप एक दिन वो इकोनॉमी पे बात कर रहा होता है, दूसरा दिन वो डिफेंस एनालिस्ट बना होता है। जानू बलूचिस्तान चलो मेरे साथ, लेट्स गो एंड डू समथिंग लाइक यू नो। ऑन एयर तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो एक दफ़ा बलूचिस्तान, ठीक है। मैं किसी और मैं अगेन, मैं ना बलोच हूँ, ना पठान हूँ, ना बरावी हूँ, ना हज़ारा हूँ। मैं वहाँ का लोकल नहीं हूँ। मैं 100 साल 120 साल पहले जाके आबाद हुआ, आदमी हुआ। एंड आई विल शो यू कि बलूचिस्तान क्या है। ये मैं किसी कॉन्फिडेंस की बेस पे कह रहा हूँ। आप मेरे साथ चलें। वो लोग जो दिखाते रहे हैं ना, यहाँ के बड़े सहाफ़ी, और वो चाहे जो भी दिखाते रहे हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बलूचिस्तान दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं आपको क्या बताऊँगा, मैं आपको वहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ, उन लोगों जिनकी एक्चुअल कहानियाँ हैं, एंड दे आर सो इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर। क्योंकि हमने किसी भी मसले को ना, लाइक कराची में हमने, केपी में हमने, वज़ीरिस्तान में या बलूचिस्तान में और इवन बंगाल में, हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने उसको इमोशनल ग्राउंड पे कभी नहीं समझा। हमारे अदब में, हमारे अदब में वही तो करो ना, हमारे दानिश्वर बोले ही नहीं कभी। हमारे दानिश्वर भी रियासती नैरेटिव को फॉलो करते रहे। हमारे आर्टिस्ट, हमारे एक्टर्स, वो बहुत थोड़ी सी एक क्लास है जिसने किसी तरीके से किया है, तो और वो इतनी प्रिविलेज्ड है कि वो एम्बेसीज के अंदर और बड़े एक हाई इंपीरियल क्लास के अंदर आके उनका एक्टिविज्म होता है जो मासेस तक पहुंचता ही नहीं, और अक्सर का तो मासेस से रब्ता भी नहीं होता। तो आपको हम ग्राउंड पे लेके जाएंगे, एंड इट्स कम्प्लीटली सेव एंड लवेबल एंड ऐसे ओपन आर्म्स आपको नहीं, मिलेगा। इंशाल्लाह प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। Thank you. थैंक यू।